तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक रिकैप दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2019 को हमारी अर्थ एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट में खत्म हो गई और उस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 सर्वाइवर्स थे और ये वही सेम लोग थे जिन्होंने ये कैटाक्लिज्म लाया था। फिर हम देखते हैं कि नंबर 5 के साथ एकेडमी के सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउस और बेन को, जो कि टेलीपोर्ट होकर एक गली में गिरते हैं। और जब वो लोग पोर्टल में देख रहे थे और बाकी लोगों को बुला रहे थे तभी पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों गली से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि वो लोग कहाँ पर हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ का फैशन काफी अलग है। तभी बेन कहता है कि आई थिंक हमें पूछना चाहिए कि हम कौन से साल में हैं। तभी बेन को डस्टबिन में एक मैगजीन मिलती है और उसमें डेट लिखी थी 11 फरवरी 1960। देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 1960 के टाइमलाइन के डैलस टेक्सास में हैं। अगले सीन में हमें एलिसन दिखाई जाती है जो कि 1961 में टेलीपोर्ट होती है और उसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी एलिसन की फोटो खींच लेता है। आगे हम देखते हैं कि एलिसन गली से बाहर निकलती है और पास की कॉफी शॉप में जाती है और वहाँ वो देखती है कि उस कॉफी शॉप का माहौल काफी अलग था और वहाँ का मैनेजर उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसपे लिखा था वाइट्स ओनली। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस बार लूथर टेलीपोर्ट होता है जहाँ बारिश हो रही थी और फिर वो डिएगो, फाइफ और एलिसन का नाम चिल्लाता है और यही हमें पता चलता है कि वो 1962 में टेलीपोर्ट हुआ था। और तभी पीछे से सेम बंदा लूथर की भी फोटो खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो टेलीपोर्ट होता है 1 सितंबर 1963 में और वो भी उसी सेम गली में और उसकी भी फोटो खींच ली जाती है। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां से निकलकर देखता है तो एक चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहा था, जिसे डिएगो पकड़ लेता है अपनी सुपर पावर्स का यूज करके और उस लड़की का पर्स उसको लौटा देता है। तभी वो टीवी में किसी का स्पीच देखता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अक्टूबर 12, 1963 में वान्या टेलीपोर्ट होती है और वो भी उसी गली में जहाँ पे बाकी सब लोग आए थे। और जब वो उस गली से बाहर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो नंबर 5 भी उसी गली में टेलीपोर्ट होता है नवंबर 25, 1963 को। और जब नंबर 5 गली से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ वॉर चल रही होती है और तभी वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसके हेडलाइन पे लिखा था सोवियत अटैक्स यूएस। और जैसे ही नंबर 5 वहाँ से उठ के आगे जाता है तभी एक टैंक मिसाइल लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ वान्या आ जाती है और उस मिसाइल को अपनी पावर से फोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस दिखता है जो कि डेड सूल्स को कंट्रोल करके कई सारे सोल्जर्स को निपटा देता है। फिर हम देखते हैं कि लूथर हवा में उड़कर आता है बिल्कुल हमारे इनक्रेडिबल हल्क की तरह और क्लाउस को बचा लेता है अपने पीठ पर एक ब्लास्ट झेलकर। तभी हम देखते हैं कि पीछे से 3 सोल्जर्स अटैक करने आ रहे थे और तभी ऊपर की बिल्डिंग पे खड़े बेन किसूल ने अपनी पावर का यूज करके उन्हें बचा लिया। फिर एंट्री होती है एलिसन की और वो 3 सोल्जर से कहती है कि उसने अफवाह सुनी है कि उसने उनके सिर फोड़ दिए और तभी उन तीनों की डेथ हो जाती है उनके सिर फट के। फिर एंट्री होती है डिएगो की जो कि एक कार पे खड़ा रहता है और कई सारे सोल्जर्स उसको घेर लिए थे और उस पे फायर करते हैं और तभी डिएगो जंप करता है और हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर्स की बुलेट वापस उन्हीं को लग जाती है। और फिर डिएगो नंबर 5 पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम अब तक थे कहाँ, यू सिक सन ऑफ अ बिच। एंड जैसे ही नंबर 5 डिएगो के पास जाने ही वाला था वहाँ पर हेजल आ जाता है अपने ब्रीफकेस के साथ टेलीपोर्ट होके और उसको रोक के कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ आओ। जिसपे नंबर 5 पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसपे हेजल बताता है कि उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। और फिर हेजल नंबर 5 को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक बार फिर से कयामत आ जाती है और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेजल और नंबर 5 उसी जगह पर 10 दिन पहले टेलीपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे हेजल नंबर 5 से बताता है कि तुम्हारे पास 10 दिन है टाइमलाइन को रिस्टोर करने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बस में से 3 लोग निकल कर आते हैं और उनपे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी हेजल नंबर 5 के पॉकेट में कुछ डालता है और उसको ब्रीफकेस पकड़ा देता है, जिसके साथ नंबर 5 एक कार के पीछे टेलीपोर्ट होता है और हेजल की डेथ हो जाती है। फिर नंबर 5 किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता है और वापस उसी गली में जाता है जहाँ वो टेलीपोर्ट हुआ था। तभी वो देखता है कि एक विंडो में से कोई बंदा उसे छुप के देख रहा होता है और इसी बिल्डिंग के छत पे कई सारे एंटीना वगैरह लगे हुए थे और उस बिल्डिंग पे लिखा था मॉर्टिस शिपिंग एंड रिसीविंग।
और जब नंबर 5 अंदर जाकर डोर नॉक करता है तो साइड से एक बंदा निकलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे नंबर 5 बोलता है कि वो अपने यूथ ग्रुप के लिए इंसाइक्लोपीडिया बेचना चाहता है। और इससे पहले कि नंबर 5 कुछ बोलता, वो बंदा डोर बंद करके अंदर चला जाता है और तभी नंबर 5 भी टेलीपोर्ट होके उसके रूम के अंदर चला जाता है, जिसे देख के वो बंदा डर जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बंदा रिसर्च कर रहा होता है उन टेलीपोर्टेशंस को लेके। उसे लगता है कि एलियंस विजिट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये सब एकेडमी वाले थे जो कि नंबर 5 की पावर्स की मदद से इस टाइमलाइन में आ रहे थे। तभी वो बताता है कि पिछले 3 साल से कई सारे लोग यहाँ आए हैं और ये सब 1960 से शुरू हुआ जब सिल्वर टोन ओमेगा रिलीज हुआ था, यानी कि पहला कलरफुल टीवी। और जब वो बंदा टीवी बेच रहा था तभी उसे कुछ अजीब सी लाइट्स दिखाई दी और जब वो छत पे जाकर देखता है तो उसे क्लाउस दिखता है। और उसके बाद से वो इन सभी इवेंट्स को नोटिस करता गया था, जहाँ उसे 5 बार सेम चीजें दिखाई दी थी और उसमें से 5 लोग आए थे। फिर वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। तभी नंबर 5 उस बंदे से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकूं, जिसपे वो बंदा नंबर 5 को डिएगो से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है जिसमें लिखा था कि एक बंदा कई सारे वेपन्स के साथ पकड़ा गया है और उसे पागल खाने में रखा गया है। और फिर नंबर 5 कहीं टेलीपोर्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पागल खाने में डिएगो कुछ लोगों के बीच बैठकर डॉक्टर से बात कर रहा होता है। और जब डॉक्टर उस ग्रुप से बात करके निकलते हैं तो डिएगो एक लड़की से बात करता है। वो उसे बताती है कि तुमने बहुत ही खराब एक्टिंग की, जिसपे डिएगो कहता है कि फिर भी वो डॉक्टर तो फंस गया ना। और फिर डिएगो उठकर डॉक्टर से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मेरी हालत कैसी है। तो डॉक्टर उसकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तुम अब लेस कॉम्बेटिव हो, जिसपे डिएगो पूछता है कि वो यहाँ से कब निकल सकता है, जिसपे डॉक्टर बताते हैं कि 90 दिन में उसका रिव्यू होगा, फिर वो निकल सकता है। फिर वो डॉक्टर से बहस करने लगता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी को कुछ लोग मारने आएंगे, जिसपे डॉक्टर उसके हीरो कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करने लगते हैं। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ डिएगो धीरे से उनकी जेब से पेन निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वहाँ एक गार्ड आता है, तभी डिएगो खुद पे कंट्रोल करने का नाटक करता है और वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो उस लड़की से बैठकर बात कर रहा होता है, तभी गार्ड आकर बताता है कि तुमसे मिलने कोई विजिटर आया है। और हम देखते हैं कि जब डिएगो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ नंबर 5 आया था उससे मिलने। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डिएगो बताता है कि वो कब टेलीपोर्ट हुआ था और कितने दिन से उस पागल खाने में है। अब यहाँ पे नंबर 5 उसे बताता है कि एक कयामत है जो कि हम लोगों के साथ आ गई है और इस बार 10 दिन में एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे डिएगो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, बट पहले वो प्रेसिडेंट कैनेडी को बचाएगा, जिसपे नंबर 5 गुस्सा हो जाता है और उसके जेल से भागने के प्लान के बारे में गार्ड को बता देता है, जिसपे डिएगो गुस्से में नंबर 5 को मारने जाता है। तभी वहाँ के गार्ड डिएगो को टेबल पे दबा लेते हैं और उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। तभी नंबर 5 कहता है कि अभी तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें लेने बाद में आऊंगा। फिर सीन कट होता है और हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में एक बच्चे के साथ वान्या खेल रही होती है। तभी बाहर से एक औरत आती है और हमें पता चलता है कि ये वही औरत और बच्चा है जिन्होंने अपनी कार से वान्या को ठोक दिया था और इसी वजह से वान्या की मेमोरी चली जाती है और अब वान्या उनके साथ रह के उनके बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वान्या उनकी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी औरत का हस्बैंड उसे काम का बहाना बता के निकल जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं एक कार में क्लाउस और बेन कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार एक बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जब क्लाउस कार से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसने अपना हुलिया बदल रखा है। तभी बेन उसे बताता है कि ओवरहीटिंग की वजह से इंजन बंद हो गया है। और फिर बेन कहता है कि ये काफी अच्छा होता अगर तुम बता देते कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसपे क्लाउस कहता है कि हम वापस डैलस जा रहे हैं। तभी बेन कहता है कि नहीं, हमें वापस सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए क्योंकि उसे कोई जरूरी काम है। अब यहाँ पे वो दोनों आपस में बहस कर लेते हैं जो कि मारपीट तक आ जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, यानी कि क्लाउस की पावर काफी इम्प्रूव हो गई है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों टहलते हुए एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पे क्लाउस बारटेंडर से पूछता है कि डैलस के लिए अगली बस कब मिलेगी, जिसपे वो बारटेंडर बताता है कि कल 3 बजे। अब यहाँ पे क्लाउस के पास काफी सारा टाइम था। तभी वो एक आदमी के बहकावे में आकर पोकर खेलने लगता है। अब यहाँ पे वो लोग उसे चढ़ा रहे होते हैं, जहाँ बेन भी अपनी भड़ास निकाल लेता है, क्लाउस से झूठ बोल देता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है और क्लाउस अपने पैसे देते वक्त उस बंदे की कार की चाबी उठा लेता है, जिसपे वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है। और जब क्लाउस बेन की पावर यूज करने जाता है तो बेन मना कर देता है।
अब यहाँ पे क्लाउस कार की चाबी लेकर क्लब से बाहर भाग जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें एलिसन दिखाई जाती है और वो किसी दूसरे बंदे के साथ रह रही होती है, उसकी वाइफ बनके। वो दोनों किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एलिसन को एक प्री एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, जो कि एक मून से रिलेटेड बुक थी। वो कहता है कि तुम हमेशा रात में मून को देखते रहती हो, सो अब तुम जब चाहे तब मून को देख पाओगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर किसी जगह फाइटिंग कर रहा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूथर ने अपनी बॉडी पे काफी वर्क किया हुआ है, उसके डोले शोले आ गए हैं और फिर वो अपने ओपोनेंट को अच्छे से कूट के वो मैच जीत जाता है और फिर उसे फाइटिंग के पैसे मिलते हैं, जिसे वो एक आदमी को दे देता है और वो आदमी उससे कहता है कार लेके आने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक ब्यूटी पार्लर में एलिसन और उसके हस्बैंड ने सीक्रेटली मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई थी। अब यहाँ हम गेस कर सकते हैं कि ये एक इलीगल मीटिंग थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। अब यहाँ पे सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने राइट्स को लेके। तभी कोई डोर नॉक करता है और जब एलिसन वहां जाके देखती है तो डोर पे मिस्टर मेसन थे, जो कि उन लोगों को डिस्टर्ब करने आए थे। अब उन लोगों की बात सुनकर ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जिसकी वजह से मिस्टर मेसन उन्हें क्रिटिसाइज करने आए थे। तभी मिस्टर मेसन बहस करने लगता है, जिस पे एलिसन उसे मार के भगा देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या आधी रात में उठकर किचन में जाती है और सीसी से कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, क्या रात वाला केक बचा है। और तभी वान्या देखती है कि सीसी सिगरेट पी रही होती है और तभी सीसी उसे भी एक पीने को कहती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या और सीसी स्मोकिंग कर रहे होते हैं और अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। सीसी बताती है कि उसने अपना एक सीक्रेट रखा है। वो बताती है कि उसने किचन के सिंक में एक कॉफी कैन में काफी सारे पैसे छुपा के रखे हैं, ताकि जरूरत आने पर वो उन पैसों से आजाद हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो की आंख खुलती है और वो खुद को एक सेल में पाता है, जहाँ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर वो अपना शोल्डर डिसलोकेट करता है और अपनी शर्ट उतार लेता है और फिर उस डॉक्टर के पास से चुराई हुई पेन की हेल्प से डोर ओपन कर लेता है और अपने सेल से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर एक मिल्क वैन रुकती है, जिसमें वो 3 गुंडे निकलते हैं जिन्होंने नंबर 5 पे अटैक किया था, जिसमें से एक मिल्कमैन की यूनिफॉर्म पहना था और उस पागल खाने में आके वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि अंदर हंगामा मच जाता है और डिएगो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे गार्ड पकड़ लेता है और वो गार्ड डिएगो को मारने ही वाला था कि तभी उसे वही लड़की बचा लेती है जिससे वो डॉक्टर के साथ मीटिंग के टाइम बात कर रहा था। अब वो लोग वहां से निकलकर भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें वो तीनों गुंडे मिलते हैं और वो तीनों उन पे गोली चला देते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं और फिर वो तीनों गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं और उन पे गोलियां चला रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों एक दरवाजे से निकल के पागल खाने के बाहर चले जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक क्लब का सीन, जहाँ एक लड़की लूथर से बात कर रही होती है। तभी लूथर पूछता है कि उसके बॉस के बगल में कौन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ सीसी का हस्बैंड कार्ल बैठा हुआ था और तभी वो लड़की लूथर को बताती है कि उसे तो उस बच्चे के बारे में काफी टेंशन आ रहा है। और जब लूथर उस बच्चे की तरफ देखता है तो वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो बच्चा नंबर 5 था। अब यहाँ पे लूथर नंबर 5 से जाकर बात करता है, जहाँ 5 लूथर को बताता है कि कयामत फिर से आने वाली है और हमें उसे रोकना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर 5 अपनी स्पीच दे रहा होता है और हम कई सारे शॉट्स देखते हैं, जिसमें से एक में हम देखते हैं कि क्लाउस अरेस्ट हो गया है कार चुराने के चक्कर में। फिर सीन वापस लूथर पे शिफ्ट होता है और वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 के शुरू होते ही हम देखते हैं एक रिकैप, जहां हेजल हैंडलर को मार देता है और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि 2 बंदे हैंडलर की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और जैसे ही वो हैंडलर की बॉडी को आग में डालने वाले थे, तभी एक बंदे को उसकी आंख हिलते हुए दिखती है, जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही वो लोग उसे टच करके चेक करते हैं तो हैंडलर उठ जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने बाद हैंडलर वापस दी कमीशन में आती है। अब यहाँ आके उसे पता चलता है कि उसका डिमोशन हो गया है, क्योंकि वो नंबर 5 वाले मिशन में फेल हो गई थी और इसी वजह से वो जिस रैंक पे पहले थी उससे नीचे आ गई है
और अब वो हर्ब के अंडर में काम करेगी। वहीं हमें पता चलता है कि नंबर 5 वाला केस अब किसी और को दे दिया गया है और वो जो 3 गुंडे एकेडमी वालों पे अटैक करते आ रहे थे वो द कमीशन के किलर्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंडलर को उसकी नई डेस्क दिखाई जाती है और ये वही सेम डेस्क थी जो कि नंबर 5 को दी गई थी, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लब में नंबर 5 लूथर को किनारे बुला के समझा रहा होता है कि देख भाई, 10 दिन में दुनिया ख़त्म होने वाली है और अपन को चाहे जैसे दुनिया को बचाना होगा और मुझे पता है कि सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर पटक दिया सबसे अलग और फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ा, वो भी दूसरे टाइम में जहाँ तुम किसी को नहीं जानते। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं हुआ होगा, लेकिन प्लीज़ अम्ब्रेला एकेडमी को तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पे लूथर कहता है कि नहीं है, उन्हें मेरी ज़रूरत कभी नहीं थी और अगर तुम्हें दुनिया बचानी है तो जाओ बचाओ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ ऑटम आ जाती है और वो लूथर से कहती है कि एक बंदा जैक को परेशान कर रहा है और तब हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं सीसी का हस्बैंड कार्ल होता है। और फिर लूथर उसे बाहर ले जाने लगता है, तभी कार्ल का वॉलेट वहीं गिर जाता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 ड्रिंक पी के जब वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे उसकी शर्ट में एक फुटेज का पैकेट मिलता है जो कि हेज़ल ने मरने से पहले उसे दे दिया था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड पब्लिक फ़ोन से कॉल किया था, वो नशे में धुत है और उसे लेने जाना है। तभी सीसी का बच्चा उसे स्टोरी सुनाने की जिद करने लगता है। तभी वान्या कहती है कि वो कार्ल को ले आएगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो और लैला पुलिस से बचते हुए एक गली में आ जाते हैं और वहाँ वो अपने कपड़े बदलते हैं। तभी लैला और डिएगो एक कार चोरी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं वान्या अपनी कार लेकर कार्ल को पिकअप करने आती है और फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर को क्लब में कार्ल का वॉलेट मिलता है और जब वो कार्ल का वॉलेट उसे देने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ वान्या कार्ल के साथ कार में थी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन वान्या उसे पहचानती नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन के घर के सामने एक मिल्क वैन रुकती है जिसमें से द कमीशन के वही तीनों किलर्स थे जो कि अब एलिसन को टारगेट करने आए हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसन रेमंड के साथ सोफे पर सोई हुई है और तभी कोई उसका डोर नॉक करता है जिस पे एलिसन डर के बैट उठा लेती है और डोर ओपन करती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पे पुलिस वाले हैं जो कि रेमंड को अरेस्ट कर लेते हैं और अब वो लोग रेमंड को मार रहे थे। तभी एलिसन उस पुलिस वाले पे अपनी पावर यूज़ करने जाती है लेकिन वो रेमंड के सामने अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और पुलिस वाले रेमंड को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 एलियट को वो फुटेज डेवलप करने के लिए देता है जो कि उसे हेज़ल की तरफ से मिली थी। अब पहले तो एलियट बहाने बना रहा था और फिर एलियट कहता है कि वो 5-6 घंटे में बनाकर दे देगा। तभी नंबर 5 को रेडियो पर एक न्यूज़ सुनाई देती है जहां रिपोर्टर बताता है कि पागल खाने में कोड 315 हुआ है, जिस पे नंबर 5 पूछता है कि ये कोड 315 क्या है, जिस पे एलियट बताता है कि इसका मतलब पागल वहां से भाग गए हैं। तभी रेडियो रिपोर्टर बताता है कि 25 पेशेंट्स भाग गए हैं जिसमें से कई सारे के पास खतरनाक हथियार भी हैं। अब यहाँ पे नंबर 5 को डिएगो की फिक्र होती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है डिएगो को ढूंढने। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने एक कार में लैला और डिएगो बैठे होते हैं जहाँ डिएगो प्लान बनाता है कि वो ऑसवर्ल्ड के शिफ्ट खत्म होते ही उसे पकड़ेगा और उसकी ट्रिगर वाली उंगली काट के उसे डैलस से निकल जाने को कहेगा जिससे कि वो प्रेसिडेंट का मर्डर रोक सकेगा। अब यहाँ पे लैला बताती है कि ये प्लान तो बकवास है क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट को मारने वाला है तो हमें उसे मार देना चाहिए, जिस पे डिएगो बताता है कि नहीं, हम किसी को उसके क्राइम करने से पहले नहीं मार सकते। जिस पे लैला कहती है कि अगर वो दोनों हाथ से गन चलाता होगा तो क्या करोगे, जिस पे डिएगो के पास कोई आंसर नहीं था तो उसे चुप होना पड़ता है। अब वो दोनों यहाँ पे काफ़ी बहस कर रहे होते हैं, तभी नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर कार की पीछे वाली सीट पर आ जाता है। अब यहाँ पे नंबर 5 डिएगो को कहता है उसके साथ चलने के लिए, जिस पे डिएगो मना कर देता है। तभी नंबर 5 एक ऑफिसर को बुलाने लगता है और उसको धमकी देता है। नंबर 5 कहता है कि उसने सुना है तुम्हारे ऊपर इनाम है, जिस पे डिएगो के पास कोई चॉइस ना होने के कारण नंबर 5 के साथ आना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैलस की पुलिस स्टेशन में एलिसन एक पुलिस वाले से पूछ रही थी कि वो रेमंड चेस्टनट से मिलना चाहती है, क्या आप उससे मुझे मिलवा सकते हैं और वो अभी कैसे हैं, जिस पे पुलिस वाला उसे मिलने नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है एक आदमी को लेकर
और वो उसे जेल में डाल देता है। और यहीं हम देखते हैं कि उस जेल में क्लाउस भी रहता है, जिसे वो बंदा पहचान लेता है और क्लाउस से कहता है कि आपके प्रवचन ने मेरी दुनिया बदल दी और मैं हर जगह आपके प्यार और शांति के संदेश फैला रहा हूँ। और जैसे ही क्लाउस उसे अपनी जगह पे बैठाकर दूसरी तरफ जाता है और कुछ बोलता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ रेमंड चेस्टनट भी होता है। अब वो दोनों शेक्सपियर की लाइन को लेके काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि चीफ को गवर्नर का कॉल आया था, इसलिए उसकी बेल हो गई है। अब यहाँ पे रेमंड उससे पूछता है कि क्या तुम गवर्नर को जानते हो, जिस पे क्लाउस बताता है कि नहीं, वो बस गवर्नर के कुछ अमीर दोस्तों को जानता है। और फिर क्लाउस उससे बाय करके वहाँ से निकल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 डिएगो और लैला के साथ एलियट के ऑफिस में जाता है। अब यहाँ पर एलियट गन लेकर आता है और उनसे पूछता है कि उन्हें ये फुटेज कहाँ से मिली और सच बताओ तुम इंसानों के दुश्मन हो या नहीं। जिस पे नंबर 5 और डिएगो कहते हैं कि ये कैसा सवाल है, डिपेंड करता है कि ये सवाल कैसे पूछा जा रहा है और सामने वाला कौन है। तभी डिएगो कहता है कि तुम इसे देखोगे या मैं इससे निपटूं। जिस पे नंबर 5 कहता है कि नहीं, इसे मैं ही देख लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होता है और उसकी गन ऊपर कर देता है और फिर वो लोग उसे चेयर पर बांध देते हैं और वो फुटेज देखने लगते हैं। अब ये फुटेज थी 22 नवंबर 1963 की, जो कि प्रेजेंट से 6 दिन बाद की थी। और उस फुटेज में 2 बूढ़े कपल्स थे जो कि प्रेसिडेंट की स्पीच की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और तभी प्रेसिडेंट का मर्डर हो जाता है और वहीं एक पॉइंट पे नंबर 5 को कुछ दिखता है और जब वो पॉज करके जूम करके देखता है तो उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग उनके डैड को देखते हैं, यानी सर रेजिनल्ड हारग्रीव्स को। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं द कमीशन के वो तीनों किलर्स एक डोर नॉक करते हैं, जिसमें से एक औरत निकलती है और उनसे कहती है कि रूम भाड़े पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं फार्म हाउस का सीन, जहाँ गार्डन में सीसी कपड़े सुखा रही थी और हार्लन विंड मिल को देख रहा होता है। तभी पीछे से वान्या आती है और उनसे कहती है कि चलो कुछ खा लो। तभी हार्लन कहता है कि उसे लुका छिपी खेलनी है और फिर सीसी टेबल पर खाना लगाने जाती है, जहाँ वान्या लुका छिपी खेलने जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि लूथर भी उसी फार्म हाउस पे आ जाता है और वो एक गन के साथ था, यानी कि वो यहाँ वान्या को निपटाने आया था। अब जैसे ही वान्या हार्लन को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाती है, तभी पीछे से लूथर आ जाता है और वान्या का नाम लेता है, जिस पे वान्या खुश होकर उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पे लूथर कहता है कि हाँ, बहुत ही अच्छे से। जिस पे वो कहती है कि थैंक गॉड, मैं कब से न्यूज़पेपर में ऐड डाल रही हूँ कि शायद कोई मुझे पहचान ले। तभी लूथर उससे दूर रहने को कहता है। फिर वो कहता है कि जो तुम अपना गेम खेल रही हो प्लीज़ इसे बंद कर दो। जिस पे वान्या कहती है कि नहीं, सच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी मेमोरी चली गई और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो। जिस पे लूथर उसे रोकता है और इमोशनल होकर कहता है कि माफ़ी तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। तभी वान्या कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पे लूथर कहता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने वो किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी हार्लेन आके वान्या को पकड़ लेता है। जिस पे लूथर वान्या से पूछता है कि ये किसका बच्चा है। तभी पीछे से सिसी आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि ये मेरा बच्चा है और तुम्हारे पास 10 सेकंड है ये बताने के लिए कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पे लूथर कार्ल का वॉलेट निकाल के कहता है कि ये वॉलेट आपके हस्बैंड का है, जो कि कार्ल हाउस क्लब में गिर गया था, मैं उसे लौटाने आया हूँ। फिर सीसी वॉलेट चेक करती है और कहती है कि अगली बार फ्रंट डोर से आना। आगे हम देखते हैं कि द कमीशन के वो तीनों गुंडे एक रूम में होते हैं, जिसमें से एक बंदा फिश फ्राई कर रहा होता है और बाकी के दोनों अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना देखे चाकू फेंक रहे होते हैं। और तभी उन्हें न्यूमेटिक ट्यूब के जरिए द कमीशन से नया मैसेज मिलता है, जिसमें उन्हें वान्या की फ़ोटो मिलती है, यानी कि अब उनका नया टारगेट वान्या है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 और डिएगो कंफ्यूज हो रहे थे डैड को लेकर, जहां डिएगो कहता है कि मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि प्रेसिडेंट के असैसिनेशन में डैड का भी हाथ होगा। जिस पे नंबर 5 कहता है कि मुझे पता है कि डैड दूध के धुले नहीं थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट के असैसिनेशन जैसा काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वो दोनों बहस कर लेते हैं, जिस पे नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। और फिर वो लोग डैलस की एड्रेस बुक लेते हैं और पहले तो वो लोग उसमें अपने डैड का नेम ढूंढते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलता है। और फिर वो डीएस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढते हैं, जो कि उन्हें मिल जाता है। और फिर वो दोनों उस एड्रेस पे जाने का प्लान बनाते हैं। तभी नंबर 5 पूछता है कि उस लड़की का क्या करें, और जब डिएगो उसे ढूंढता है तो वो उसे एक डार्क रूम में मिलती है। अब यहाँ पे लायला काफ़ी परेशान थी, जिस पे डिएगो उसकी हेल्प करता है सब कुछ समझने में।
और फिर हम देखते हैं कि डिएगो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन जेल में रेमंड से बात कर रही होती है। अब पहले तो एलिसन उससे माफ़ी मांगती है कि ये सब उसकी गलती है, वो उनके चाल में फंसती गई और उसकी वजह से रेमंड जेल में है। जिस पे रेमंड कहता है कि नहीं, सब ठीक है, वो लोग तो वैसे भी मुझे एक दिन अरेस्ट करने वाले थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिस पे एलिसन उससे प्रॉमिस करती है कि उसे ज़रूर निकाल कर रहेगी। तभी रेमंड एलिसन से पूछता है कि कल रात तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने एक अफवाह सुनी है। अब इससे पहले कि एलिसन कुछ बोलती, उसके जाने का टाइम हो जाता है। तभी एलिसन कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे वही बंदा मिलता है जो क्लाउस का फॉलोअर था। और उसके हाथ पे हेलो का टैटू देखकर एलिसन पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ पे किसने लिखा। जिस पे वो फॉलोअर अपने दोनों हाथ उठा के दिखाता है और कहता है कि बाबा के सभी भक्तों के हाथ पर ये लिखा होता है। जिस पे एलिसन पूछती है कि इस बाबा का कुछ नाम तो होगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस धीरे से किसी घर में घुसता है और एक पेंटिंग से चादर उठा के सोफे पर सो जाता है। तभी बेन कहता है कि दरवाजे की चाबी मैट के नीचे थी और ये तुम्हें अच्छे से पता था। और तभी हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि क्लाउस की थी और वो एकदम बाबा दिख रहा था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या सीसी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदा था कौन और मैं उससे कैसे जानती हूँ। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा था। तभी वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। सीसी कहती है कि वो जो कोई भी था तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मर्द आसानी से माफ़ी नहीं मांगते। सो उसने जो कुछ भी किया होगा वो काफ़ी बुरा होगा। अब यहाँ पे सीसी वान्या का हाथ देखती है और उसे बताती है कि तुम कोई हार्ड वर्कर नहीं थी, खेतों में काम तो बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन किसी वजह से उंगलियों के कुछ हिस्से काफ़ी हार्ड हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है। जिस पे वान्या कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी सीसी कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है, हमें सोना चाहिए। जिस पे वान्या कहती है कि मैं ये सब साफ कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वान्या सो रही होती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कोई वायलिन बजा रहा है और उसे लूथर का फेस दिखाई देता है जहाँ उसकी लाइफ फोर्स कोई खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वान्या उठती है और कार लेके कहीं चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएगो और नंबर 5 उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं और फिर थोड़ी बातें करते हुए वो लोग अंदर जाते हैं। तभी वहाँ की हालत देखकर नंबर 5 कहता है कि ये सब बस एक दिखावे के लिए है। आगे हम देखते हैं कि नंबर 5 को एक रूम में कुछ पुतले दिखते हैं जो कि एक सेट जैसा लग रहा था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो एक रूम में कुछ फाइल्स देख रहा होता है। तभी उसे डोर ओपन करने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाके देखता है तो बाहर फॉग में उसे कोई आदमी दिखता है और फिर वो उसे फॉलो करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 किसी टेबल से एक लेटर ओपन करता है जो कि एक इनविटेशन था 18 नवंबर 1963 को होने वाले किसी पार्टी का। और फिर नंबर 5 उस लेटर को अपने पास रख लेता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। और फिर से हम नंबर 5 के सीन पे आते हैं जहां नंबर 5 इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे पोगो दिखाई देता है और जब वो उससे बात करने जाता है तो पोगो उसके गले पे अटैक करके वहाँ की खिड़की से कूद के भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो उस आदमी का पीछा करते हुए किसी जगह पर आ जाता है और तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है और डिएगो पे अटैक कर देता है। अब उन दोनों के बीच एक अच्छी फाइट होती है और तभी हम देखते हैं कि डिएगो एक आयरन रॉड उठा लेता है और उस आदमी पे अटैक कर देता है जिस पे वो आदमी एक बार नीचे झुकता है और तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि था सर हारग्रीव्स का, जिसे देखकर डिएगो रुक जाता है और कहता है डैड। तभी सर हारग्रीव्स उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। फिर डिएगो वहीं गिर जाता है और हम देखते हैं कि सर हारग्रीव्स पोगो के साथ वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज़ के सीज़न 2 के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 3 शुरू होता है 1960 में डैलस टेक्सास में फंसे हुए क्लाउस के फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि क्लाउस एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां का ओनर उसे वहां से धक्के मार के निकाल देता है जिसकी वजह से क्लाउस बाहर स्ट्रीट पे गिर जाता है और तभी एक अमीर औरत उसे उठाती है और कहती है कि वो इस गरीब की हेल्प करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस उसकी रिंग को देखकर लालच में आ जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाउस अपनी पावर के हेल्प से बेन के जरिए खुद को हवा में उठा लेता है
जिसकी वजह से लोग उसको पूजने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है क्लाउस के बाबा बनने की कहानी। आगे हम देखते हैं कि क्लाउस 1961 में मेक्सिको में था और वो एक टूरिस्ट बस में ट्रैवल कर रहा था अपने भक्तों के साथ। और वहाँ हम उस आदमी को देख सकते हैं जो हमें प्रीवियस एपिसोड में दिखाया गया था जेल में। और यही हमें बस के नीचे वाले फ्लोर में दिखाया जाता है कि बेन को एक लड़की पसंद आ गई है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 1962 में क्लाउस वाराणसी आया था, यानी हमारे इंडिया में। और फिर हम देखते हैं कि वो नदी में डुबकी लगा के निकलता है और फिर लोग उसे हार पहनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो 1963 के सैन फ्रांसिस्को में था, जहाँ लोग उसे घेर के छूने लगते हैं, जिससे वो परेशान हो रहा था। फिर वो सबसे कहता है कि चलो ऊपर वाले की फरियाद करते हैं, जिसमें वो सभी अपने हाथ ऊपर करते हैं और आंख बंद करके मंत्र जपते हैं। तभी क्लाउस नीचे झुकता है और धीरे से वहाँ खड़ी एक कार लेकर निकल देता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ लायला डिएगो की मरहम पट्टी कर रही होती है। तभी वहाँ नंबर 5 आ जाता है और कहता है, ओह तो ये जिंदा है। जिसपे लायला कहती है कि अच्छा तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। जिसपे नंबर 5 कहता है कि हाँ, तुम्हें देखकर हमेशा होता है। और फिर वो रुई लेकर अपने गले की चोट पे रब कर रहा होता है। जिसपे लायला कहती है कि क्या हुआ, शेविंग करते वक्त काट लिया, तुम कहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिसपे नंबर 5 कहता है कि नहीं, ये उसके एक फैमिली फ्रेंड ने किया। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या कार में कहीं जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक ट्रक रुकता है, जिसमें से एक आदमी निकलता है टॉर्च लेकर और उसे हाथ दिखा रहा होता है। ये बंदा और कोई नहीं, द कमीशन के भेजे हुए 3 लोगों में से एक था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और वान्या को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वान्या कार स्टार्ट करके आगे निकल जाती है। अब वो लोग उस पर शूट करते हैं, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वान्या कार से निकल के खेत में भाग जाती है। अब यहाँ वो तीनों वान्या को पूरे खेत में चेस करते हैं, काफ़ी फायरिंग भी होती है। फिर एक टाइम पे वान्या के सामने एक बंदा आ जाता है और जैसे ही वो वान्या पे गोली चलाता है, वान्या अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है और उस बुलेट को फोड़ देती है और उसके साथ साथ एक बड़ा सा शॉक वेव इमिट करती है, जिससे कि वो तीनों दूर जा गिरते हैं और फिर वान्या वहाँ से बच के निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलियट कुछ कर रहा होता है। तभी किसी मशीन का अलर्ट सिग्नल ऑन हो जाता है, जिसपे एलियट नंबर 5 को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी लगाई हुई मशीन आवाज़ दे रही है। तभी नंबर 5 वहाँ आ जाता है और कहता है कि कौन सी वाली, जिसपे एलियट बताता है कि एटमॉस्फेरिक रेडार वाली। अब यहाँ पे एलियट पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिसपे नंबर 5 बताता है कि वो साउंड वेव्स को ट्रैक कर रहा है और अब उसे पता चल गया है कि वान्या कहाँ पे है। फिर वो टेलीपोर्ट होके कहीं चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं लूथर को, जो कि अपने मॉर्निंग वॉक पे निकलता है और तभी उसे एक लड़की दिखती है, जिसे वो झटके से देखता है तो उसे लगता है कि वो एलिसन है। और जैसे ही वो उसकी तरफ घूमता है तो उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बट जब वो उठ के देखता है तो वो एलिसन नहीं, कोई और थी। फिर लूथर वहाँ से मुंह बना के निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या खेत में छुप के बैठी हुई थी। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नंबर 5 आ जाता है और आके कहता है, हेलो वान्या। जिसपे वान्या कहती है कि तुम कौन हो, जिसपे नंबर 5 कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिसपे वान्या शॉक होके कहती है कि मेरा भाई भी है। फिर नंबर 5 कहता है कि देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो तुम यहाँ रुक कर उनके वापस आने का इंतज़ार करो ताकि वो तुम्हें मार दें, या फिर तुम मेरे साथ चलो। जिसपे वान्या उसके साथ जाने लगती है और नंबर 5 से पूछती है कि वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जिसपे नंबर 5 बताता है कि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। जिसपे वान्या कहती है कि डैलस में। तभी नंबर 5 कहता है कि नहीं, 1963 में। और फिर वो लोग खेत से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तभी वान्या कहती है, ओह शिट। जिसमें नंबर 5 कहता है, होश उड़ गए ना, तुम्हारा पावर अभी भी पावरफुल है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वान्या ने अनजाने में अपने पावर से कितना बड़ा स्पेस बना दिया था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ जैक कुछ सिलाई कर रहा होता है। अब वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। तभी जैक बताता है कि तुम्हें कुछ तगड़ा खाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ही गजब की फाइट होने वाली है। आज काफ़ी लोग तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लूथर जैक से कहता है कि आपकी बहुत जान पहचान है ना, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जिस पे जैक पूछता है, किसे ढूंढना चाहते हो, उसका नाम मुझे दे दो। जिस पे लूथर खुश हो जाता है और एक पेपर पे एलिसन हारग्रीव्स लिख के दे देता है। जिस पे जैक पूछता है कि ये कौन है, तुम्हारी एक्स। जिस पे लूथर कहता है कि हाँ, वैसा ही कुछ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन क्लाउस के घर पे आती है और जब डोरबेल बजाने पे कोई नहीं आता तो वो साइड से जाती है और पूल में देखती है कि क्लाउस पानी में लेटा हुआ था।
और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं और एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्लाउस उसे बैठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफ़ी कुछ पूछना है। अब वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहीं पे क्लाउस एलिसन से पूछता है तुम अपने बारे में बताओ, जिस पे एलिसन बताती है कि वो साउथ डैलस में रहती है और वो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजर भी है अपने पति के साथ, जिस पे वो अपने पति का नाम रेमंड चेस्टनट बताती है। जिस पे क्लाउस कहता है कि कहीं वो इस वक्त जेल में तो नहीं, जिस पे एलिसन कहती है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पे क्लाउस कहता है कि मैं अभी अभी जेल की हवा खा के आ रहा हूँ। अब यहाँ पे एलिसन बताती है कि हम लोग एक बहुत बड़े धरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने रे पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया। जिस पे क्लाउस कहता है कि तुम उसे अपनी पावर्स यूज करके निकाल दो। जिस पे एलिसन बताती है कि नहीं, उसने उस रात के बाद कभी पावर्स यूज नहीं की, यानी कि जब वान्या ने एलिसन के थ्रोट पे अटैक किया था तो उसके बाद से उसने अपनी पावर्स कभी यूज नहीं की और अब उसे बिना पावर्स के सब कुछ हासिल करने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुकून मिल रहा है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हैंडलर एक एक्वेरियम हाउस में जाती है, जहां वो देखती है कि एक बच्चा फिश टैंक पे टैप कर रहा होता है। जिस पे हैंडलर कहती है कि फिश टैंक पे आवाज करना मछलियों को पसंद नहीं, उससे उन्हें चिढ़ होने लगती है। अब वो उस बच्चे को काफी सारी बातें बताती है, जिसके बाद भी वो बच्चा फिश टैंक पे टैप कर रहा होता है। जिस पे हैंडलर कहती है कि अगर एक और बार भी तुमने फिश टैंक पे टैप किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके इन मछलियों को खिला दूंगी। जिस पे उस बच्चे की फट जाती है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन अपने ब्यूटी पार्लर में मीटिंग रखी हुई थी। तभी उस ब्यूटी पार्लर की ओनर कहती है कि अभी रे कैसा है, जिस पे एलिसन कहती है कि रे है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी एक आदमी कहता है कि हमें इस धरने को पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि रे के बिना ये सही नहीं लग रहा। जिस पे एलिसन काफ़ी इंसिस्ट करती है कि उन्हें धरना देना चाहिए। फिर एलिसन कहती है कि उन्हें वोटिंग करनी चाहिए, जिस पे वो बंदा फिर से ऑब्जेक्ट करने लगता है। तभी पार्लर की ओनर उसे अच्छा खासा सुना के चुप करा देती है और एलिसन से बोलने को कहती है। जिस पे एलिसन बताती है कि उन्होंने इस धरने के लिए महीनों से तैयारी की है और अब जो उनके पास एक मौका है तो उसे गवा नहीं सकते, रे के लिए भी नहीं। और फिर यहाँ पे वोटिंग होती है, जिसमें मेजॉरिटी वोट एलिसन को मिलते हैं, तो बाकियों को न चाहते हुए भी उनके प्लान पे एग्री होना पड़ता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर उसकी सैंडविच पर 4 होल्स आ जाते हैं और वो सैंडविच हवा में उठता है और शीशे पे जाके टकरा जाता है। जिसके बाद वहाँ का टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है और उसमें लिखता है कि चेस्टनट को छोड़ दो या फिर मर जाओ। अब हम इजीली जान सकते हैं कि ये किसका काम था। ऑब्वियसली क्लाउस की पावर के हेल्प से बेन ये सब कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की फट जाती है और वो रेमंड को रिहा कर देता है। और जैसे ही रेमंड वहाँ से निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे क्लाउस बैठा हुआ था। तब रे उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ से निकलवाया, जिस पे क्लाउस कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है। फिर यहीं पे क्लाउस रेमंड को बताता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या और नंबर 5 एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वान्या पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ। जिस पे नंबर 5 उसे सब कुछ बता देता है। नंबर 5 उससे कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हें एक सन की करोड़पति ने खरीद लिया था और तुम्हें पाला, और तुम्हारे साथ 6 भाई बहन और थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। और फिर 2019 में कयामत से बचने के लिए हमने एक वॉर्टेक्स में जंप किया और किस्मत से हम लोग अलग अलग साल में लेकिन एक ही जगह पहुंच गए, यहीं डैलस में। जिस पे वान्या पूछती है कि कयामत से क्या मतलब है, जिस पे नंबर 5 बताता है कि तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, तुम्हें आखिरी चीज़ क्या याद है। जिस पे वान्या बताती है कि उसे 1 महीने पहले का कुछ भी याद नहीं, उसे बस इतना याद है कि वो किसी गली में थी और वहाँ से निकलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था। और फिर वो पूछती है कि उस कयामत की वजह क्या थी, जिस पे नंबर 5 बताता है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। मून के काफ़ी सारे टुकड़े हुए और वो धरती पे आ गिरे, जैसे डायनासोर खत्म हुए थे सेम वैसे ही, लेकिन उससे भी बुरी तरह से। जिस पे वान्या कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो। जिस पे नंबर 5 बताता है कि मैंने खुद देखा, तुम भी वहाँ थी, हम सब वहाँ थे। जिस पे वान्या किसी को कॉल करने चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हार्लन म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसका म्यूजिक प्लेयर रुक जाता है और जब वो उसे ठीक करने लगता है तो और ख़राब हो जाता है, जिस पे वो परेशान होकर उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ सीसी आ जाती है और उस प्लेयर को ठीक करने लगती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जिस पे हार्लन डिस्टर्ब होने लगता है और वहाँ रखी डीवीडीज उठाकर फेंकने लगता है। जिस पे सीसी उसे रोकती है
और तभी हार्लन उसे काट लेता है। फिर वो किसी तरह उसे शांत कराती है और जाकर कॉल उठाती है, और जब वो कॉल उठाती है तो उस कॉल पे वान्या बात कर रही होती है और सिसी वान्या के बारे में जान के काफ़ी अच्छा फील करती है। तभी वान्या बताती है कि उसे उसका छोटा भाई मिल गया, जिस पे वान्या पूछती है कि हार्लन कैसा है। तभी सिसी बताती है कि उसका म्यूजिक प्लेयर टूट गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा है। और फिर वो वान्या से पूछती है कि तुम यहाँ कब आ रही हो, जिस पे वान्या बताती है कि जितना जल्दी हो सके। तभी नंबर 5 जबरदस्ती कॉल रख देता है और तभी वान्या कहती है कि ये तुमने क्या किया, मैं उससे बात कर रही थी ना। जिस पे नंबर 5 बताता है कि तुम जिससे भी बात कर रही थी वो दुनिया बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और द कमीशन के गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं, तो हमें एक साथ रहना होगा और जल्द से जल्द सबको ढूंढ के क़यामत को रोकना होगा। तुम मुझे समझ रही हो? तो अब चलो यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि वान्या फ़ोन रख के उसके साथ जाने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो की आँख खुलती है और वो फिर से उठ के कुछ छानबीन करने जाने लगता है, जिस पे लायला उसके घाव को लकड़ी से दबा देती है, जिसकी वजह से डिएगो वापस बेड पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि लायला और डिएगो आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहीं पे लायला उसे बताती है कि कल रात जब उसने डिएगो को ढूंढा तो उसे लगा कि वो मर गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सेम ऐसे ही उसे मिले थे। वो लिविंग रूम में मरे हुए थे, घर में चोरी हुई थी। फिर डिएगो पूछता है कि तब तुम कितने साल की थी, जिस पे लायला बताती है कि वो बस 4 साल की थी। फिर डिएगो पूछता है कि तो तुमने ये डॉक्टर के सामने क्यों नहीं बताया, जिस पे लायला बताती है कि ये बात आज तक उसने किसी से नहीं बताई। उसके बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आता है एंड देन दे डू इट। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर खाना खा रहा होता है। तभी पीछे से जैक आता है और उसे एक एड्रेस देता है, जिस पे लूथर कहता है कि तुमने उसे ढूंढ लिया, जिस पे जैक बताते हैं कि हाँ वो साउथ डेलस में रहती है और वो काफ़ी अतरंगी जगह है। आई होप कि तुम्हारी चॉइस भी अतरंगी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लूथर काफ़ी खुश हो जाता है और फिर अपनी कार लेकर एलिसन के घर पे रुकता है, और जैसे ही वो उसके डोर के सामने आता है तभी पीछे से रेमंड आ जाता है और उससे कहता है कि माफ़ करना, तुम्हें किससे मिलना है, जिस पे लूथर कहता है कि वो एलिसन हारग्रीव से मिलना चाहता है, जिस पे रेमंड बताता है कि तुम्हारा मतलब एलिसन चेस्टनट, वो मेरी बीवी है। और फिर हम देखते हैं कि लूथर अंदर बैठा हुआ है और उसे पता चलता है कि एलिसन और रेमंड की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। रेमंड उससे पूछता है कि एलिसन ने उसे बताया था कि नॉर्थ डेलस में उसकी फैमिली रहती है, लेकिन उसने तुम्हारे जैसे भाई के बारे में कभी मेंशन नहीं किया, जिस पे लूथर बताता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। अब वो दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी रेमंड को एक कॉल आता है और फिर रेमंड वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लूथर से पूछता है कि एलिसन के लिए कोई मैसेज है तो बताओ, जिस पे लूथर कहता है कि प्लीज़ उससे कहना कि मुझे उससे बात करनी है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक सीट पे बैठती है। तभी वहाँ का एक आदमी कहता है कि निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, जिस पे एलिसन कहती है कि मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या लिखा है, तुम यहाँ नहीं आ सकती, जिस पे एलिसन कहती है कि मुझे 7 भाषाएं आती हैं, जिस पे एक बंदा कहता है कि ओह तो तुम स्मार्ट हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, जिस पे एलिसन कहती है कि हम सब यहाँ खाना खाने आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस अपनी कार में एक शॉप के सामने रुकता है, जिसके बाद वो शॉप में जाता है और वहाँ उसे डेव मिलता है, जो कि अभी एक टीनेजर था। और तब क्लाउस उससे बात करता है, जहाँ डेव काफ़ी कंफ्यूज होने लगता है। तभी क्लाउस कहता है कि वो यहाँ पेंट लेने आया है और फिर वो पिंक पेंट लेता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे वियतनाम वॉर में डेव की जान चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस पेंट लेता है और वापस कार में आके बैठ जाता है। तभी बेन और क्लाउस काफ़ी बहस करते हैं। बेन कहता है कि तुम उस बच्चे को कंफ्यूज कर दोगे, जिस पे क्लाउस कहता है कि प्लीज़ बस 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ताकि मैं डेव को समझा सकूं कि वो आर्मी में हिस्सा न ले, ताकि वियतनाम वॉर में मरने से उसकी जान बचा सकूं। तभी बेन कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जो कुछ भी होगा तुम इसे हैंडल कर लोगे, जिस पे क्लाउस कहता है कि हाँ वो सब संभाल लेगा। और तभी वो देखता है कई सारे पुलिस कार्स को जाते हुए और उससे लगता है कि एलिसन खतरे में है। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे सब लोग धरना रखने वालों को भगा रहे थे। तभी वहाँ रे भी आ जाता है और एलिसन के बगल में बैठ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर की फाइट चल रही थी और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वान्या और नंबर 5 भी आ जाते हैं। तभी फाइट के बीच लूथर को सब कुछ याद आने लगता है, जिससे लूथर को काफ़ी बुरा लगता है
और उसी बीच उसे 2-3 पंच पड़ जाते हैं। तभी लूथर कहता है कि मारो मुझे, और फिर वो सामने वाले से खुद को पिटवाने लगता है, जिस पे वान्या और नंबर 5 कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर लूथर लड़ क्यों नहीं रहा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में अभी भी धरना चल रहा था। तभी एलिसन रेमंड से पूछती है कि आखिर हुआ क्या, जिस पे रे बताता है आज उसकी जमानत कराई एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने, और वो खुद को मेरा साला बता रहा था। जिस पे एलिसन कहती है कि अच्छा वो क्लाउस होगा। तभी रे कहता है कि इतना ही नहीं, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक गोरिल्ला के जैसे दिखने वाला श्वेत आदमी मिला जो कि तुम्हें ढूंढ रहा था, और ख़ास बात तो ये है कि वो भी खुद को तुम्हारा भाई बता रहा था। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस रेस्टोरेंट का एक वेटर एलिसन के ऊपर चाय गिरा देता है, जिससे एलिसन चेयर से उठ जाती है। और जब रेमंड उठकर एलिसन की हेल्प करने जाता है तो पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और एलिसन को टेबल पे दबा देते हैं, और दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले रेमंड को टेबल पे दबाकर मारने लगते हैं। अब यहाँ पे एलिसन बहुत ट्राई करती है कि वो रेमंड को बचा ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। तभी पुलिस आती है और बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। तभी एक लड़की पीछे से आती है और पुलिस वाले को खींच देती है, जिससे एलिसन छूट जाती है और वो जाती है रेमंड को बचाने। अब यहाँ पूरी स्ट्रीट पे हंगामा मच चुका था और वहीं 2 पुलिस वाले मिलकर रेमंड को पीट रहे थे। फिर एलिसन किसी तरह वहाँ जाती है और उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेती है और उस पर अपनी पावर यूज़ करती है। वो उससे कहती है कि मैंने अफवाह सुनी है कि तुम यहाँ से चले गए, और फिर वो पुलिस वाला अपना बैट रखता है और वहाँ से चला जाता है। और इस वजह से रे डर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा, जिस पे एलिसन हड़बड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने बस उससे कहा कि तुम्हें अकेला छोड़ दे, जिस पे रे कहता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक काली औरत एक गोरे पुलिस वाले से कुछ कहे और उसकी बात मान ले। अब यहाँ एलिसन रे को उठा रही होती है, लेकिन रे उससे दूर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लाउस आता है और एलिसन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर की फाइट चल रही होती है और यहाँ पे लूथर काफ़ी पिट रहा होता है। तभी वो सामने वाले से कहता है कि और ताकत लगाओ, क्या तुम में पावर नहीं बची। और फिर वो बंदा लूथर को काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है और लूथर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला डिएगो के बगल में सोई हुई थी। फिर वो उठकर अपने कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी उसी एक्वेरियम हाउस में जाती है जहाँ हैंडलर आई थी, और फिर उसे एक फिश टैंक में रखे हुए ट्रेजर बॉक्स में एक रूम की चाबी मिलती है, जिसे वो ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लायला एक रूम में जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो बेड पर लेट कर कहती है कि क्या मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हैंडलर आ जाती है और यहाँ पर लायला उसे मॉम कह के बुलाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 शुरू होता है 1993 में लंदन के एक फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं एक घर का सीन जिसमें एक सूट वाला आदमी एक कपल को मार देता है। और तभी वहां पे हैंडलर आ जाती है और उससे शाबाशी देती है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी उसे बॉडी के पास एक खिलौना मिलता है, और जब वो उसे उठा के देख ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जब हैंडलर वहां जाके देखती है तो उसे एक वेंट में छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे वो गोद ले लेती है। और ये बच्ची और कोई नहीं, फ्यूचर में दिखने वाली लायला थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला हैंडलर के साथ उसके घर पे आती है, जहां हैंडलर उसे आइसक्रीम खिलाती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हैंडलर लायला की इंटेंस ट्रेनिंग करा रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि लायला हैंडलर का दिया हुआ एक मिशन कंप्लीट करती है, जिसमें उसे एक बंदे को मारना था। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि हैंडलर लायला के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। और यहीं पे हैंडलर लायला को बताती है कि उसे नंबर 5 को बचाना है हर हाल में, जिस पे लायला कहती है कि उसने तो आपको इतना परेशान किया, उसकी वजह से आपका डिमोशन भी हुआ, और आप चाहती हो कि मैं आपके दुश्मन को प्रोटेक्ट करूं। जिस पे हैंडलर कहती है कि ये भी सच है, हाँ ये भी सच है, तुम जो कुछ भी कह रही हो सब कुछ सच है, लेकिन उसका जिंदा रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम डिएगो को मार सकती हो। जिस पे लायला मना कर देती है। अब यहाँ पे लायला हैंडलर से बताती है कि जब वो पागल खाने से निकली तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे और उसमें वो काफ़ी बुरी फंसी थी। जिस पे हैंडलर कहती है कि अच्छा तो वो पहुँच भी गए। जिस पे लायला पूछती है कि आप उन्हें जानती हो। जिस पे हैंडलर बताती है कि हाँ,
वो लोग द कमीशन के ही बंदे हैं, स्वीडिश ब्रदर्स। जिस पे लायला कहती है कि वो लोग मुझे ऑलमोस्ट मार ही चुके थे। जिस पे हैंडलर कहती है कि अगर उन्हें मारना होता तो वो तुम्हें कब का मार चुके होते, ये सब एक नाटक था और ये सब सच भी तो लगना चाहिए, वरना वो लोग समझ जाएंगे कि हम साथ में काम कर रहे हैं। और टेंशन मत लो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उसके बाद हैंडलर वहाँ से जाने लगती है और उससे कहती है कि नंबर 5 को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर अपने रूम में सोया हुआ है और उसको वही सब सपने आ रहे थे जो उसके साथ कल हुआ था। और तभी उसकी आंख खुलती है और वो कहता है कि एलिसन। तभी देखता है कि वहाँ पे वान्या बैठी हुई थी। जिस पे वान्या कहती है कि एलिसन नहीं, मैं हूँ वान्या। जिस पे लूथर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे वान्या बताती है कि तुम मेरे भाई हो, ऐसा मुझे बताया गया है। जिस पे लूथर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें नंबर 5 मिल गया। जिस पे वान्या कहती है कि हाँ, और वो बाहर कार में इंतज़ार कर रहा है। वो बोल रहा था कि अभी लूथर को अकेला छोड़ दो। फिर वो दोनों नंबर 5 को कमीना बोलते हैं। यहीं पे लूथर पूछता है कि उसने तुम्हें क्या क्या बताया। जिस पे वान्या बताती है कि उसने बहुत कुछ बताया, 7 बच्चे, बोलने वाला चिंपैंजी और एक बहुत प्यार करने वाले फादर। और फिर वो वान्या से कयामत के बारे में पूछता है कि उसने कयामत के बारे में तुमसे क्या बताया। वान्या बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट उससे ऐसा लग रहा था कि नंबर 5 कुछ तो छुपा रहा है उसके बारे में। जिस पे वान्या लूथर से पूछती है कि सच बताओ, कयामत की वजह क्या थी। जिस पे लूथर बताता है कि तुम थी। वान्या पूछती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। जिस पे लूथर बताता है कि तुम बेकाबू हो गई थी, तुमने मून डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके टुकड़े पृथ्वी पर आ गिरे और पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे लूथर और वान्या काफ़ी सारी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक आ जाता है और लूथर को डांटने लगता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर मैच हारा। जिस पे लूथर जैक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिस पे जैक कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, लेकिन अब नहीं, हमारा रिश्ता ख़त्म। और फिर जैक वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वान्या लूथर को शांत करा रही होती है, लेकिन लूथर उसे जाने को कह देता है। लेकिन वान्या कहती है कि उसे बस कुछ सवाल पूछने हैं। तभी लूथर पंच मार के दीवार तोड़ देता है और फिर वान्या वहाँ से चली जाती है। और उस छेद में से लूथर देखता है कि नंबर 5 बाहर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान्या बाहर आती है। जिस पे नंबर 5 कहता है कि इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा था, सो अब चलें। जिस पे वान्या कहती है कि वो वापस फार्म पे जा रही है। जिस पे नंबर 5 कहता है कि ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें याद है ना कि हमें साथ में रहना है। जिस पे वान्या कहती है कि अच्छा, ताकि मैं फिर से दुनिया तबाह कर दूं, और क्या क्या राज है जो तुमने मुझसे छुपाए हैं। जिस पे नंबर 5 कहता है कि ऐसे बहुत से हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। फिर वान्या कार में बैठ जाती है और जाने लगती है। तभी नंबर 5 उसे रोकता है और उससे कहता है कि बस एक प्रॉमिस करो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम आ जाओगी। जिस पे वान्या कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिस पे नंबर 5 कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरी बहन हो और अम्ब्रेला एकेडमी की मेंबर हो। जिस पे वान्या कहती है कि मैं पहले थी, अब नहीं। और फिर वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस की नींद खुलती है और हम बैकग्राउंड में एलिसन को सुन सकते हैं। वो हॉस्पिटल्स में कॉल कर कर के अपने पति के बारे में पूछ रही होती है। तभी क्लाउस उठता है और कहता है कि उसे इस वक्त कॉफ़ी और नूडल्स की ज़रूरत है। तभी एलिसन उसे बताती है कि रेमंड ने उसे देख लिया था पावर यूज़ करते हुए। जिस पे क्लाउस कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम उसकी जान ही तो बचा रही थी। जिस पे एलिसन कहती है कि मैंने खुद से वादा किया था कि पावर यूज़ नहीं करूंगी। अब यहीं पे क्लाउस एलिसन को एक बिच्छू और मेंढक वाली स्टोरी सुनाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर एलिसन उस पर भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लायला डिएगो की पट्टी बदल रही होती है। तभी डिएगो कहता है कि और तुमने उसे जाने दिया। जिस पे हम देखते हैं कि वहाँ नंबर 5 खड़ा होता है और वो बताता है कि हाँ, उसने उसे जाने दिया। जिस पे डिएगो पूछता है कि वो जो गुंडे उसे मारना चाहते हैं उनका क्या वो फिर से नहीं आएंगे। जिस पे नंबर 5 कहता है कि आएंगे तो ज़रूर। लायला पूछती है कि वो लोग कौन हो सकते हैं। जिस पे नंबर 5 बताता है कि हाँ, उसे कुछ लोगों पे शक तो है। फिर नंबर 5 कहता है कि सबसे पहले हमें डैड को ढूंढना होगा और उनसे जवाब लेने होंगे, क्योंकि सब उन्हीं पे डिपेंड करता है। तभी डिएगो कहता है कि भूलना मत कि मैं उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही चुका था। जिस पे नंबर 5 कहता है कि हाँ, और उन्हें खो भी दिया। अब यहाँ पे नंबर 5 वही इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि उसे पता चल गया है कि उनके डैड उन्हें कहाँ मिलने वाले हैं। आगे नंबर 5 बताता है कि किसी व्हाइट हेलेन कोटर नाम के बंदे ने डैड को किसी पार्टी का इनविटेशन दिया है। जिस पे एलियट काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी नंबर 5 कहता है कि तुम उसे जानते हो। जिस पे एलियट बताता है कि व्हाइट हेलेन कोटर मजेस्टिक 12 का मेंबर है। जिस पे डिएगो पूछता है कि ये मजेस्टिक 12 क्या है।
एलियट बताता है कि मैजेस्टिक 12 एक सीक्रेट कम्युनिटी है जो क्या करती है किसी को नहीं पता, बट वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं और हॉइट उन्हीं में से एक है। और फिर एलियट एक फ़ोटो ला कर देता है जिसमें मैजेस्टिक 12 के 11 मेंबर्स थे और उसमें हॉइट भी था, जिस पे डिएगो कहता है कि तो फिर ये 12वां कौन है, और तब उन्हें लग जाता है कि ये 12वां पर्सन और कोई नहीं उनके डैड हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या फार्म पर आ जाती है और सीसी उससे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उससे बात करने लगती है। अब पहले तो वान्या कार का एक्सीडेंट करने के लिए सीसी से माफ़ी मांगती है, जिस पे सीसी कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सीसी उससे पूछती है कि ज़रा मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जिस पे वान्या कहती है कि कहाँ से शुरू करूँ, जिस पे सीसी कहती है कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे डेव रहता है और अपने अंकल के साथ खाना खा रहा होता है। फिर उसके अंकल वॉशरूम जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बगल में बैठा रहता है और डेव के सामने आ जाता है, जहाँ डेव उसे पहचान लेता है। अब यहाँ पे क्लाउस कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस पे डेव कहता है कि हाँ हम शॉप में मिले थे, जिस पे क्लाउस कहता है कि नहीं ये उस वक्त की बात नहीं है। अब शायद तुम्हें मेरी बात फालतू लगेगी, लेकिन सुनो, मुझे पता है कि तुम मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे और तुम्हारे फादर वर्ल्ड वॉर 2 में, और जो तुम्हारे अंकल रेयान हैं जिनके साथ तुम बैठकर खाना खा रहे हो वो कोरिया में लड़े थे। जिस पे डेव बताता है कि उनका नाम ब्रायन है, जिस पे क्लाउस कहता है कि हाँ वही, और वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर रहा है कि मिलिट्री तुम्हें मर्द बनाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्लाउस डेव को समझा ही रहा होता है कि तभी ब्रायन आ जाता है और फिर ब्रायन और क्लाउस के बीच में बहस हो जाती है, जिस पे अंकल ब्रायन के कहने पर डेव क्लाउस को पंच मार देता है, जिस पे क्लाउस को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन अपनी ब्यूटी पार्लर में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ वो रेमंड को भी देखती है। फिर एलिसन अंदर जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरे बिना मीटिंग कर रहे हो। उसके बाद रेमंड और एलिसन बाहर जाकर बात कर रहे होते हैं। एलिसन कहती है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है, जिस पे रेमंड कहता है कि उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए, किसके लिए काम करती हो, डैलस पुलिस, FBI, किसके लिए। जिस पे एलिसन कहती है कि नहीं मैं किसी के लिए काम नहीं करती, बट मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। जिस पे रेमंड कहता है कि तो प्लीज़ समझाओ। अब यहाँ पे एलिसन रेमंड को कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वो उसे नहीं बता सकती थी अपनी पावर्स और ये टाइम ट्रैवल के बारे में, वो उसे समझता ही नहीं, जिसकी वजह से रेमंड वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउस लिक्वर शॉप में जाता है और वहाँ जाके काफ़ी सारी शराब लेता है और पीता है। यहीं बेन उसको रोकता है। वो कहता है कि 3 साल नशा ना करने के बाद तुम अब ये सब करने जा रहे हो, जिस पे क्लाउस कहता है कि उससे मुझे मिला भी क्या। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जब क्लाउस अपने मैंशन में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ का गेट खुला हुआ था और उसमें से आवाज़ आ रही थी। फिर क्लाउस समझ जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके भक्तों की वैन खड़ी थी। अब जैसे ही क्लाउस वहाँ से निकलने का सोचता है तभी अंदर से कुछ भक्त निकलते हैं और उसको चेस करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमारे बाबा लौट आए हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो, नंबर 5 और लाइला मैक्सिकन कॉन्सुलेट के मेंशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है और ये वही जगह है जहाँ पर उनके डैड यानी रेजिनाल्ड हारग्रीव्स आने वाले थे। और जैसे ही डिएगो आगे जाता है तो नंबर 5 लाइला से कहता है कि तुम मेरे भाई को उल्लू बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, तो अपना गेम बंद करो, मुझे भी पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। और फिर वो तीनों किसी तरह बचते बचाते अंदर घुस जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर एक जगह पे बैठकर खाना खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि सामने से एलिसन आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी एलिसन ज़ोर से लूथर को गले लगा लेती है और उसके बाद वो दोनों साथ में बैठते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। लूथर एलिसन को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है उसकी शादी को लेके, जिस पे एलिसन कहती है कि वो टॉपिक छोड़ो, जिस पे लूथर कहता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, मैं समझता हूँ कितना बुरा लगा होगा सबको खो देना और यहाँ अकेले फंसे रहना। जिस पे एलिसन बताती है कि उसने लूथर का वेट किया था, उसने सबका वेट किया था कि कोई तो आ जाए। उसे लगा था कि पिछली बार जब 5 गया था तो सालों तक नहीं आया था और इसीलिए उसे सहारे की ज़रूरत थी और फिर रे उसके लिए सहारा बन गया था। लूथर कहता है कि मैं समझता हूँ, ऐसे हालात में कोई किसी को बुरा नहीं मानता। फिर वो दोनों बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। तभी एलिसन कहती है कि सब लोग एक साथ हैं, ऐसा तो तब होता है कि जब कुछ गड़बड़ होने वाली है, जिस पे लूथर बताता है कि हाँ वैसा ही कुछ है। एलिसन पूछती है कि क्या मतलब, जिस पे लूथर बताता है कि हमने फिर से दुनिया तबाह कर दी, मतलब 7 दिन में ख़त्म कर देंगे।
जिसपे एलिसन समझती नहीं है तो लूथर बताता है कि एक कयामत हमारे पीछे आ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं डिएगो नंबर 5 और लायला के साथ अंदर आते हैं। नंबर 5 कहता है कि मैं ऊपर चेक करने जा रहा हूं और डिएगो इस बार काम मत बिगाड़ना। उसके बाद नंबर 5 वहाँ से चला जाता है और लायला भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी डिएगो उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ के जा रही हो। फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कल रात कहाँ गई थी, जिस पे लायला बताती है कि ये तुम्हें अब जानना है। वो कहती है कि वो उसके घाव के लिए मेडिसिन लेने गई थी और तभी उनका गाना बजने लगता है और फिर लायला उसे खींच कर लेकर जाती है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करते करते बातें करते हैं। तभी डिएगो को ग्रेस दिखती है और फिर वो उसकी तरफ चला जाता है और लायला धीरे से वहाँ से निकल लेती है 5 की तरफ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कई सारे लोग एक रूम के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पीछे से नंबर 5 आ जाता है और फिर वो कहीं टेलीपोर्ट होता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिएगो ग्रेस को देखता है, जहाँ वो उसको मॉम कह के बुलाता है, जिसपे ग्रेस कहती है कि ये कैसी पिकअप लाइन है। तभी डिएगो पूछता है कि आप यहाँ कैसे, जिसपे ग्रेस कंफ्यूज होने लगती है। तभी डिएगो कहता है कि क्या आप रेजिनाल्ड हारग्रीव्स को जानती हैं, जिसपे वो कहती है कि रेजी, उसके साथ तो मैं डेट पे जा रही हूँ। जिसपे डिएगो कहता है कि ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, आप दोनों के इस डेट के बारे में जानकर अजीब लग रहा। तभी डिएगो पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ हैं, जिसपे ग्रेस बताती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे और ये बात 20 मिनट पहले की है। जिसपे वो बोलता है कि लड़कियों को वेट नहीं करवाना चाहिए, जिसपे ग्रेस कहती है कि जब वो मिले तो उन्हें समझा देना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डिएगो उनको रोकता है और कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिसपे ग्रेस कहती है कि मुझे भी। और फिर ग्रेस वहाँ से चली जाती है और फिर डिएगो लायला को ढूंढने जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस पार्टी हाउस के किचन में द कमीशन के तीनों स्वीडिश ब्रदर्स आ चुके थे। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं किसी सी वान्या से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा, जिसपे वान्या कहती है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे और इसीलिए वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती। और फिर वान्या वहाँ से जाने का कहती है, जिस पे हार्लन उसको सुन लेता है और फिर रोते हुए घर से बाहर भाग जाता है, जिस पे सिसी और वान्या उसके पीछे भागते हैं और वो दोनों बाहर जाकर 2 अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वान्या जंगल में आ जाती है और तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो जल्दी से दौड़कर आगे जाती है तो वो देखती है कि जंगल के बीच में एक झील थी और उसमें हार्लन का खिलौना मिलता है, जिस पे वान्या ऐसा अज्यूम करती है कि शायद हार्लन पानी में कूद गया। और फिर यहाँ पे वान्या अपनी पावर्स एक्टिवेट करती है और झील का पानी ऊपर उठा देती है और तभी उसे हार्लन मिलता है और जैसे ही वो उसे वहाँ से निकाल के रेत पिलाती है, सारा पानी नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे वान्या हार्लन को उठा ही रही होती है लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। फिर वान्या उसके चेस्ट पे प्रेस करके उसका हार्ट बीट करने का ट्राई करती है लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा था। और फिर वान्या उसे CPR देती है लेकिन वो भी काम नहीं आता है और तब उसे लग जाता है कि हार्लन मर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक और बार उसे CPR देती है और हम देखते हैं कि वान्या के मुंह से हार्लन के अंदर कुछ पावर्स चली जाती हैं और तभी हार्लन मरने के बाद भी उठ जाता है और तभी वहाँ सिसी आ जाती है और उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमें रोमिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूथर अपने रूम में आ रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो एक आदमी टूटी हुई दीवार सही कर रहा था, जिस पे लूथर उससे माफ़ी मांगता है और यही हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ का लैंडलॉर्ड है और वो बंदा लूथर को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि लूथर रूबी की हेट लिस्ट में था और वो लैंडलॉर्ड उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए लूथर को 3 बजे निकलने के लिए कह देता है। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर एलियट के घर पे आ जाता है, जिस पे एलियट कहता है कि उसने लूथर को गली में देखा था। तभी लूथर कहता है कि वो 5 से मिलने आया है, जिस पे एलियट कहता है कि वो डिएगो के साथ कहीं बाहर गया है। लूथर वहाँ सोफे पे बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या सिसी को ड्रिंक ला के देती है। सिसी कहती है कि हार्लन के बारे में कार्ल को नहीं बताया जाएगा और हम देखते हैं कि सिसी ड्रिंक पीते पीते रोने लगती है, जिस पे वान्या उसे चुप कराती है। फिर हम देखते हैं कि सिसी वान्या को बताती है कि उसे अपनी लाइफ कैसी लगती है, एक बच्चा है जो बोलता नहीं, एक पति है जो देखता नहीं। अब यहीं पे वान्या उसे चुप कराने लगती है, समझाने लगती है। तभी सिसी उसे किस कर लेती है एंड उन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल आता है जहां वान्या भी उसे किस करने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एलिसन कुछ काम कर रही होती है। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है और जब वो बाहर जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ रे है,
लेकिन डोर ओपन करने पे वहाँ पर क्लाउस रहता है जो कि नशे में था और वो कहता है कि उसे बस आज रात सोने के लिए जगह चाहिए थी, जिस पे एलिसन उसे सोफे पर सो जाने को कहती है और क्लाउस सोफे पे गिरते ही सो जाता है। फिर एलिसन क्लाउस के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूथर और एलियट ऑक्सीजन मास्क लगा के नशा कर रहे होते हैं। अब भाई ये कौन सी कैटेगरी का नशा था ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, लूथर और एलियट नशे में काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं अपने अपने बारे में और फिर वो दोनों एक दूसरे पे हंसते भी हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर एक शेल्फ में आ जाता है और ये वही रूम था जिसमें मैजेस्टिक 12 की मीटिंग चल रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी मोनोकल साफ करता है और पहन के बाकियों से बोलता है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। तभी वहाँ रखे शेल्फ में से कुछ आवाज़ आती है जिस पे वो आदमी मुड़ता है तो नंबर 5 देखता है कि वो उसके डैड थे और तभी उसके डैड एक रॉड उठाते हैं और शेल्फ में अटैक करते हैं और जब वो शेल्फ ओपन करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 5 टेलीपोर्ट होकर कॉरिडोर में आ जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे द कमीशन के स्वीडिश ब्रदर्स में से एक बंदा था। अब यहाँ पे नंबर 5 और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और यहीं पे नंबर 5 की पावर्स काम करना बंद कर देती है। तभी बाहर की आवाज़ सुन के मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स को लगता है कि हमारी बातें कोई सुन रहा है, जिसपे वो लोग अपने दूसरे मीटिंग प्लेस पे मिलने की प्लान बनाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ डिएगो भी आ जाता है और यहीं पे एक स्वीडिश ब्रदर डिएगो को पीछे से पकड़ लेता है और तभी वहाँ तीसरा भाई भी आ जाता है और वो डिएगो को अपने हाथ में एक मेली वेपन पहन के मारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों से लायला भी वहाँ आ जाती है। फिर वो देखते हैं कि डिएगो और नंबर 5 दोनों ही पिट रहे होते हैं। तभी डिएगो लायला को बुलाता है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन दूसरी तरफ नंबर 5 भी पिट रहा था और तभी लायला को उसके मॉम की बात याद आती है कि नंबर 5 को हर हाल में बचाना है और तभी हम देखते हैं कि लायला डिएगो को छोड़कर नंबर 5 को बचाने जाती है और उस स्वीडिश ब्रदर पे अटैक कर देती है, जिसमें नंबर 5 को टाइम मिल जाता है और जैसे ही लायला उस बंदे से दूर होती है नंबर 5 उसे उस खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। यहीं पे नंबर 5 खिड़की से देखता है कि सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स और ग्रेस एक साथ खड़े थे और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर लायला भी सीढ़ियों से उसके पीछे चली जाती है और फिर डिएगो उन भाइयों से लड़ता है जिसमें वो एक को बेहोश करके दूसरे से लड़ता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है जहाँ डिएगो उसे अच्छे से कूट देता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि हारग्रीव्स और ग्रेस एक कार के पास खड़े हैं। फिर वो भी सीढ़ी से उतर के नीचे जाने लगता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सर हारग्रीव्स कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी नंबर 5 पीछे से आता है और दूर खड़ा होकर एंशिएंट ग्रीक में कुछ बोलता है, जिस पे सर हारग्रीव्स उसको नोटिस करते हैं और फिर इग्नोर करके कार में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। फिर डिएगो और लायला वहाँ पे आते हैं और डिएगो यहाँ पे पूछता है कि क्या ये वही थे, जिस पे नंबर 5 कहता है कि हाँ ये वही थे और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम रेजिनाल्ड को देखते हैं जो कि पोगो को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की नॉलेज सिखा रहे होते हैं। इसके बाद वो पोगो को स्पेस में भेजते हैं, पर सैटेलाइट में तकनीकी खराबी के कारण पोगो घायल हो जाता है और सभी को लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। पर रेजिनाल्ड उसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट करते हैं जिससे पोगो बच जाता है और अब वो ह्यूमन की तरह बोल सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 डिएगो से कहता है कि डैड उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जिस पे लायला उन्हें वहाँ से चलने को कहती है। पर 5 को लायला की हरकतों पर शक होता है और वो लायला से कहता है कि अगर वो अब 5 के साथ आई तो 5 उसे मार डालेगा। जिसके बाद डिएगो भी लायला को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे भी लायला पर शक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वान्या को सीसी के साथ और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वान्या कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर तभी उन्हें काल के कार की आवाज़ सुनाई देती है और काल घर में आता है। अब हम 5 और डिएगो और लूथर को साथ में देखते हैं। डिएगो कहता है कि इस कयामत की वजह 5 ही है और उसके आने से पहले तक डिएगो की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। जिस पे नंबर 5 कहता है कि हमारे पास बस 6 दिन हैं और हम अभी भी डैड से बात करना तो दूर उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। पर तभी लूथर उन्हें बताता है कि जब वो टाइम ट्रैवल के बाद यहाँ पहुँचा था तो उसने पैसे इकट्ठे किए और डैड से मिलने के लिए दी अम्ब्रेला एकेडमी गया, पर डैड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था
और उसकी खूब बेइज्जती की थी। 5 कहता है कि अगर इस कयामत को रोकना है तो अम्ब्रेला एकेडमी की पूरी फैमिली को फिर से साथ आना होगा, और वान्या को लेने के लिए लूथर को भेजता है और खुद एलिसन को लेने जाता है। अब हम काल को देखते हैं जो कि सीसी को किस करना चाहता है, पर यह बात वान्या को बुरी लगती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और विंडो का ग्लास फूट जाता है। पर हार्लन वान्या का हाथ पकड़कर उसे शांत करता है। अब सीन लायला पर फोकस करती है, जो कि अपनी मॉम यानी हैंडलर से बताती है कि 5 को उसका राज पता चल गया है और उसने लायला को टीम से निकाल दिया है, जिसके जिम्मेदार वो 3 स्वीडिश बंदे हैं जो कि बेवजह लायला के मिशन में कूद पड़ते हैं। लायला हैंडलर को डिएगो का चाकू देती है, जो कि हैंडलर ने ही कहा था उसे लाने को, और फिर हैंडलर लायला के हाथ पे दवा लगाती है क्योंकि 5 को बचाते हुए लायला की कलाई पर चोट लग गई थी। डिएगो और लूथर वान्या को लेकर एलियट के घर पहुंचते हैं, पर डिएगो अपनी चाकू अपने हाथ में रखता है क्योंकि उसे वान्या से डर लगता है कि कहीं वान्या उसे फिर से अपनी पावर से हवा में न लटका दे। डिएगो कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, पर तभी 5 एलिसन और क्लाउस को लेकर आ जाता है। सभी भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और 5 क्लाउस से पूछता है कि क्या बेन भी यहाँ है, जिस पे क्लाउस झूठ बोलता है और कहता है कि भूत टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और बेन वहीं सोफे पे बैठा होता है और क्लाउस को गाली देता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैंडलर और लायला को। यहाँ पे हैंडलर लायला को एक छत पे चढ़ने को बोलती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं उन्हीं 3 गुंडों को, जिन्हें कमीशन की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें डिएगो की फ़ोटो और उसका पता होता है। अब अम्ब्रेला फैमिली के सभी भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। 5 उन्हें बताता है कि हम अपने साथ कयामत को भी ले आए हैं। 5 सभी को रेजिनल्ड की फ़ोटो दिखाता है जो कि उसे हेजल से मिली थी। डिएगो कहता है कि डैड और उनके कुछ फ्रेंड्स प्रेसिडेंट कैनेडी को मारना चाहते हैं और इसी वजह से रशिया और अमेरिका में लड़ाई होगी जिससे कयामत आएगी, और अब हमें डैड को ढूंढना है और उन्हें मार देना है। पर 5 सभी को समझाता है कि अभी हमें बस शक है कि डैड कैनेडी को मारना चाहते हैं और इसलिए उन सभी को सबसे पहले डैड से बात करनी चाहिए। पर लूथर वापस से डैड के पास नहीं जाना चाहता था और वहाँ से उठ के जाने लगता है। 5 लूथर का रास्ता रोकता है, पर लूथर उसे हटा के सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और 5 अपनी पावर की मदद से घर के बाहर आ जाता है। 5 को घर की रूफ पे लायला दिखती है, जो कि 5 को देखते ही भागने लगती है। 5 भी लायला के पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो लूथर को समझाते हुए घर से काफ़ी दूर निकल आता है और तभी वो लूथर को बताता है कि ये काली गाड़ी काफ़ी समय से हम पर नज़र रखे हुए है। तभी कार का ड्राइवर डिएगो को एक इनविटेशन कार्ड देता है जो कि रेजिनल्ड हारग्रीव्स ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि वो उन सभी से आज शाम 7:30 बजे डिनर पे मिलना चाहते हैं, और वहाँ पे एक एड्रेस भी होता है। वहीं दूसरी तरफ वान्या, एलिसन और क्लाउस ड्रिंक कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर वान्या सीसी के पास जाती है और उसे चलने को कहती है, पर सीसी कहती है कि कार्ल उसका पति है और वो वान्या के साथ नहीं चल सकती। क्लाउस अपने भक्तों के पास जाता है और एलिसन रेमंड के पास जाती है और उसे सब सच बताती है। अब सीन तीनों स्वीडिश बंदों पर फोकस करती है जो कि डिएगो को मारने के लिए जंगल में पहुंचे होते हैं। तभी उनमें से एक का पैर जमीन में लगे लैंडमाइन पर पड़ता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और उनका सबसे छोटा वाला भाई निपट जाता है, जिससे बाकी के 2 समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रैप है और वो अपने भाई की बची हुई बॉडी को जलाते हैं और काफ़ी सैड होते हैं। अब सीन फिर से नंबर 5 पर फोकस करता है जो कि लायला का पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों एक घर में आते हैं और यहाँ पे लायला और नंबर 5 के बीच फाइट होती है। अब यहाँ पे नंबर 5 लायला को मारने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो एक अजीब सी पावर जैसे कुछ यूज़ करती है जो कि उसके पावर से सिमिलर था, और फिर वो लायला को ज़मीन पे गिरा देता है और उसकी गर्दन को अपने पैर से दबाता है। तभी वहाँ हैंडलर आ जाती है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज़ के सीज़न 2 के एपिसोड 6 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम 5 को देखते हैं जो कि हैंडलर से पूछता है कि उसने लायला को डिएगो के पीछे क्यों लगाया, जिस पे हैंडलर 5 को बताती है कि अगर 5 कमीशन के हेड को मार दे तो वो 5 और उसकी फैमिली को फिर से 2019 में भेज देगी और कयामत से भी बचा लेगी, जिस पे नंबर 5 हैंडलर से थोड़ा समय मांगता है, जिस पे हैंडलर कहती है कि जल्दी करना क्योंकि कयामत को सिर्फ 5 दिन बाकी हैं।
फाइव उसकी बातें सुनता है और अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। अब हम क्लाउस को देखते हैं जो कि अपने भक्तों से बता रहा होता है कि वो एक फ्रॉड है और उसने अब तक जो भी कहा है वो सब झूठ कहा है। पर क्लाउस के भक्त उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि वो भी खुद को फ्रॉड बताते हैं और क्लाउस के घर के आगे बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जो कि रेमंड को सब कुछ सच बता देती है। पर रेमंड को एलिसन की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो एलिसन को अपनी पावर्स दिखाने को कहता है। एलिसन रेमंड को लेकर एक शॉप में जाती है और अपनी पावर्स का यूज़ करके ढेर सारे सूट लेती है और बाहर चली जाती है। तभी उसकी नज़र उसी रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे और अंदर जाके वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है और जब वेटर उसे मना करता है तो वो वेटर पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है जिससे वेटर अपनी उंगलियां ब्लैक टी से जला लेता है। रेमंड एलिसन को वहाँ से बाहर ले जाता है और ये सब ना करने को कहता है और वो दोनों घर चले आते हैं। तभी एलिसन को भी रेजिनल्ड का इनविटेशन कार्ड मिलता है और वो उसे लेकर अपने भाइयों के पास जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैंडलर और लायला को बातें करते हुए और यहाँ हमें पता चलता है कि लायला अब डिएगो से प्यार करने लगी है पर वो ये बात अपनी मॉम से नहीं बताना चाहती। अब क्लाउस से मिलने उसका फ्रेंड डेव आता है। अब यहाँ पे क्लाउस और डेव के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं। डेव क्लाउस से कहता है कि अगर उसकी मौत देश की सेवा करने में होती है तो ये उसके लिए गर्व की बात होगी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी क्लाउस का एक भक्त उसे वही इनविटेशन कार्ड देता है जो कि रेजिनल्ड ने भेजा होता है। वही कार्ड फाइव को भी मिलता है और वो सभी रेजिनल्ड से मिलने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस होटल में जाते हैं जो कि उस इनविटेशन में बताया गया था और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक लिफ्ट में अम्ब्रेला एकेडमी के सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं और फिर वो अंदर जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं कि सबसे पहले डैड से कौन बात करेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेजिनल्ड आते हैं और फिर वो लोग उनसे बातें करते हैं। यहाँ पे रेजिनल्ड उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे वो सभी बताते हैं कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं और उनके पास सुपर पावर है, जिस पे रेजिनल्ड उनकी बातों का यकीन नहीं कर रहे होते हैं, जिस पे वो सभी अपनी पावर्स रेजिनल्ड को दिखाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी रेजिनल्ड को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो फाइव को अपने साथ आने को कहता है। रेजिनल्ड और फाइव आपस में बातें करते हैं और फाइव उन्हें बताता है कि 5 दिन बाद कयामत आने वाली है और हमें आपकी मदद चाहिए। पर रेजिनल्ड कहता है कि तुम सभी के पास सुपर पावर्स हैं और तुम उसका यूज़ करके कयामत को रोक लो। जाते जाते रेजिनल्ड फाइव को सलाह देता है कि उसे कुछ पलों या थोड़े समय में टाइम ट्रेवलिंग करनी चाहिए, डेकेड्स में नहीं। अब सभी वहाँ बाहर आते हैं और वान्या से सीसी मिलती है और वो दोनों घर जाते हैं जहाँ दोनों कार में इंटीमेट होते हैं और ये सब कार्ल देख लेता है। अब हम एलियट को देखते हैं जो कि वेजिटेबल लेकर घर आता है और कमीशन के वो दोनों गुंडे भी उसी घर में छिपे होते हैं। वो एलियट से डिएगो के बारे में पूछते हैं पर एलियट उन्हें नहीं बताता और वो दोनों उस बंदे एलियट को बेरहमी से मार देते हैं। उनके जाने के बाद लूथर और डिएगो घर पहुंचते हैं तो उन्हें एलियट की डेड बॉडी मिलती है और घर की फर्श पे लिखा होता है ओगा फॉर ओगा। वहीं दूसरी तरफ फाइव हैंडलर के पास जाता है और कमीशन के हेड को मारने की बात मान लेता है, जिसके बदले में हैंडलर उसकी फैमिली को 2019 में पहुंचाएगी और कयामत को भी रोकेगी। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम 5 को देखते हैं जो कि कमीशन की मीटिंग में जाता है और कमीशन के सारे मेंबर्स को निपटा देता है और हेड यानी कि एजे को भी पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लाउस और बेन को बातें करते हुए। बेन क्लाउस की एक भक्त जिल से प्यार करता है और इसलिए वो क्लाउस की बॉडी में घुसना चाहता है। पहले क्लाउस इस बात के लिए तैयार नहीं होता है पर बाद में मान जाता है। अब सीन वान्या पर फोकस करती है जहां कार्ल वान्या से कहता है कि वो उसे ऑफिस छोड़ दे, जिस पे सीसी मना करती है पर वान्या मान जाती है। कार्ल वान्या को लेकर फार्म पे जाता है और बताता है कि उसे सीसी और वान्या के बारे में सब पता है। कार्ल कहता है कि ये सब हार्लेन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो हार्लेन को किसी हॉस्पिटल में छोड़ देगा जहां उसके जैसे बच्चे रहते हों। वान्या उसे ऐसे करने से मना करती है, जिस पे कार्ल कहता है कि अगर वान्या आज शाम तक कार्ल का घर छोड़ देती है और वहाँ से चली आती है तो वो ऐसा नहीं करेगा और वान्या को कार की चाबी देकर चला जाता है।
वहीं रेमंड को प्रेसिडेंट कैनेडी के ऑफिस से कॉल आती है क्योंकि उनके आंदोलन ने प्रेसिडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है। पर एलिसन रेमंड के साथ नहीं जाती है क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती है। रेमंड कहता है कि वो आते वक्त सूप लेकर आएगा और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ 5 एजे को लेकर हैंडलर से मिलने जाता है। हैंडलर 5 को टाइम ट्रेवल करने वाला ब्रीफकेस देती है और कहती है कि तुम्हारे पास 90 मिनट हैं अपनी फैमिली को लेकर 2019 में जाने के लिए। पर 5 कहता है कि उसकी फैमिली सिटी के अलग अलग जगहों पर है और 90 मिनट में यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। और 5 हैंडलर पर गुस्सा होता है क्योंकि पहले हैंडलर टाइम ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं बताई थी और अब 5 अपनी फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। अब हैंडलर कमीशन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। अब हम डिएगो और लूथर को देखते हैं जो कि ओगा फॉर ओगा का मतलब ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे डिएगो और लूथर पूरे टेक्सास डैलस की एड्रेस बुक उठाते हैं जिसमें जगह जगह का नंबर था। अब यहाँ पे लोग ओगा फॉर ओगा एक पर्सन को समझ लेते हैं और एक औरत को फ़ोन करते हैं और उसे धमकी देते हैं। तभी वहाँ नंबर 5 आ जाता है और उन्हें बताता है ओगा फॉर ओगा स्वीडिश लैंग्वेज है जिसका मतलब है आँख के बदले आँख। और 5 बताता है कि ये खून इन 2 स्वीडिश बंदों ने किया है। 5 कहता है कि उसने 2019 में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और एलिसन को लाने के लिए लूथर को भेजता है। डिएगो क्लाउस को लेने जाता है और 5 वान्या को लेने जाता है। पर डिएगो कहता है कि वो जाने से पहले लायला से मिलना चाहता है जिस पे 5 उसे बताता है कि लायला कमीशन की एजेंट है और वो बस डिएगो का यूज़ करके 5 तक पहुंचना चाहती थी, जिसे डिएगो को बहुत बुरा लगता है और डिएगो 5 की बात नहीं मानता। जिस पे नंबर 5 कहता है कि अब डिएगो ने कोई गड़बड़ की तो 5 खुद उसे मार डालेगा और अब वो वान्या को लेने जाता है। बेन क्लाउस के एक भक्त जिल से प्यार करने लगता है और इसलिए वो क्लाउस की बॉडी में घुसता है और गार्डन में जिल के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी डिएगो वहाँ आता है और क्लाउस को वहाँ ले जाता है और चलने को कहता है। बेन डिएगो को बताता है कि वो बेन है और अब वो क्लाउस की बॉडी में घुस सकता है। बेन जिल से मिलने के लिए 10 मिनट मांगता है और डिएगो भी कहता है कि उसे कुछ काम है और बेन से 30 मिनट्स में गली में मिलने को कहता है जहाँ वो पहली बार आए थे। वहीं दूसरी तरफ लूथर एलिसन को बताता है कि हमारे पास 42 मिनट हैं यहाँ से निकलने के लिए। पर एलिसन रेमंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और रोने लगती है। तभी रेमंड वहाँ आता है और लूथर से पूछता है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एलिसन रो रही है। लूथर भी एलिसन को गली में मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। एलिसन और रेमंड बात कर रहे होते हैं कि तभी 2 स्वीडिश बंदे वहाँ आ जाते हैं और एलिसन को मारने लगते हैं। एलिसन उनमें से एक की आंख फोड़ देती है और अपनी पावर्स की मदद से एक को दूसरे स्वीडिश बंदे से मरवा देती है, जिसके बाद वो दूसरा बंदा भी वहाँ से भाग जाता है। 5 वान्या से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है पर वान्या सीसी और हार्लन को भी लेकर जाना चाहती थी पर 5 उसे ऐसा करने से मना करता है और दोनों अपनी पावर्स एक दूसरे को दिखाते हैं पर उनकी फाइट नहीं होती। वान्या कहती है कि वो सीसी से मिलकर गली में पहुंच जाएगी और उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब हम हैंडलर को देखते हैं जो कि लायला के साथ ऑफिस में होती है और वो लायला को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना देती है जिससे लायला काफ़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो एलियट की बॉडी को दफना रहा होता है कि तभी वहाँ लायला आ जाती है और डिएगो को ड्रिंक की मदद से बेहोश कर देती है और हैंडलर के पास ले आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 गली में सबका इंतज़ार कर रहा होता है और तभी वहाँ लूथर और क्लाउस भी पहुँचते हैं। एलिसन उन 2 स्वीडिश बंदों और वान्या सीसी और हार्लन को साथ लेने और डिएगो लायला के कब्जे में होने के कारण नहीं आ पाते हैं और टाइम ट्रैवलिंग के लिए जो 90 मिनट मिले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे 5 बहुत गुस्सा होता है और उस टाइम ट्रैवल करने वाले बॉक्स को फेंक देता है क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं होता है। अब हम वान्या को देखते हैं जो कि सीसी और हार्लन के साथ आ रही होती है पर रास्ते में उसे सीसी का ब्रदर इन लॉ मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसे पकड़ लेता है। वान्या उस पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है पर तभी एक पुलिस ऑफिसर वान्या को बेहोश कर देता है और यहीं हमारा 7वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वान्या जेल में बंद होती है। उससे पूछताछ करने के लिए ब्यूरो का एजेंट विलियम आता है। वो वान्या से उसका नाम और प्रूफ पूछता है पर वान्या बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं। विलियम को लगता है कि वान्या कोई रशियन जासूस है और इसलिए वो वान्या से रशियन लैंग्वेज में बात करता है, जिसका जवाब वान्या भी रशियन लैंग्वेज में दे देती है क्योंकि दी अम्ब्रेला एकेडमी में उसे रेजिनल्ड ने रशियन भाषा सिखाई थी।
और अब एजेंट विलियम को लगता है कि वान्या सच में एक रशियन जासूस है और वो वान्या को धमकाता है, जिससे वान्या अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है। पर तभी एक नर्स वान्या को बेहोश कर देती है। अब हम 5 को देखते हैं, जो कि लूथर से कहता है कि अब सब खत्म हो गया और अब सभी बस मरने का इंतज़ार करें। लूथर कहता है कि शायद बाकी सभी किसी मुसीबत में हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए। लूथर क्लाउस को कहता है कि वो एलिसन के घर जाके देखे कि क्या बात है, और वो खुद 5 के पीछे जाता है। वो कहता है कि हम कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, पर 5 कहता है कि अब सभी खुद से मतलब रखें। 5 कहता है कि अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था, और कमरे को बंद कर लेता है। वहीं रेमंड अब उस स्वीडिश की लाश अपने घर में देखकर काफ़ी घबराता है। तभी क्लाउस वहाँ पहुँचता है और वो डेड बॉडी देखता है। एलिसन उसे सारी बात बताती है, जिस पे क्लाउस कहता है कि अब इसका जो भी करना है जल्दी करो। अब सीन उस एक स्वीडिश बंदे पर फोकस करती है जिसका नाम एलेक्स है। उसने अपने ही हाथों से अपने भाई को मार दिया था, इसलिए वो अपने हाथ काटने जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है जिस पे कमीशन की तरफ से मैसेज आते हैं। वो बॉक्स लेता है और देखता है कि ये पॉलिश किया हुआ बॉक्स होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये कमीशन का मैसेज नहीं बल्कि किसी की साजिश है। और तभी उसे उस बॉक्स से लैवेंडर की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि हैंडलर ने किया है। और तब उसे पता चल जाता है कि हैंडलर की वजह से ही उसके भाइयों की मौत हुई है। आगे हम लायला को देखते हैं डिएगो के साथ, जो कि हैंडलर की ऑफिस में है। लायला अपनी मॉम से कहती है कि कमीशन के सारे मेंबर्स उनके खिलाफ हैं और इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें, और वो डिएगो को कमीशन में ज्वाइन करने को कहती है। पहले तो हैंडलर इस बात के लिए मना करती है, पर बाद में लायला की जिद करने पर वो मान जाती है और कहती है कि अगर डिएगो ने कोई गड़बड़ की तो लायला को खुद उसे मारना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं 5 को, जो कि बहुत सारा पानी पी रहा होता है और पाउडर लगा रहा होता है। लूथर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पे 5 बताता है कि वो अपने आप को ढूंढने जा रहा है, क्योंकि जब 1963 में उसे कमीशन ने यहाँ भेजा था तो उसके पास टाइम ट्रेवल करने वाला बैग भी था, और अब 5 उस पुराने 5 को ढूंढेगा और उससे बात करेगा। 5 बताता है कि जब वो अपने दूसरे वर्जन वाले 5 के पास पहुंचेगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसे प्यास लगने लगेगी और वो किसी का खून भी कर सकता है, जो कि पैराडॉक्स साइकोसिस जैसा कुछ होता है। 5 लूथर से उसका मकसद याद दिलाने में मदद करने को कहता है ताकि वो ब्रीफकेस को ले सके, और अब वो दोनों पुराने 5 को ढूंढने जाते हैं। वहीं हम काल को देखते हैं, जो कि सीसी से बताता है कि वान्या एक रशियन जासूस थी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये सुनकर सीसी शॉक्ड हो जाती है, पर कार्ल उसे समझाता है और उसे कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, और कार्ल सीसी को घूमने चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम वान्या को देखते हैं, जिसे एफबीआई का एजेंट विलियम करंट शॉक देता है और वान्या को टॉर्चर करता है। अब सीन डिएगो पर फोकस करती है। लायला उसे कमीशन की जानकारी देने के लिए एक रूम में ले जाती है और उसे वीडियो देखने को कहती है, पर लायला के जाते ही डिएगो भी चोरी से उस रूम से बाहर आ जाता है और टाइम एनालिसिस रूम में घुस जाता है, जहां वो हर्ब की मदद से प्रेसिडेंट कैनेडी के मर्डर वाले दिन को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का मर्डर गोली लगने से होगी और कयामत पास की एफबीआई बिल्डिंग में ब्लास्ट होने से आएगी, जो कि वान्या की वजह से होगा। अब हर्ब डिएगो को एक रूम में ले जाता है जहां टाइम ट्रेवल वाला ब्रीफकेस होता है और एक ब्रीफकेस डिएगो को दे देता है, क्योंकि हर्ब भी हैंडलर के हेड बन जाने की वजह से खुश नहीं रहता। अब सीन 5 पर फोकस करती है, जो कि दूसरे वर्जन वाले 5 से मिलने पहुंचता है और उसे ब्रीफकेस मांगता है। दूसरा 5 बूढ़ा होता है और वो भी 5 की तरह ही काफ़ी चालाक होता है। अब बड़ा वाला 5 बाथरूम जाता है और उसके पीछे लूथर भी जाता है, जहां बड़ा 5 लूथर से कहता है कि हमें छोटे 5 को मिटा देना चाहिए और छोटे 5 से 2019 में जाने का सही कैलकुलेशन लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लूथर उसकी बात मान जाता है और वो दोनों छोटे 5 के साथ होटल से बाहर आ जाते हैं। अब हम वान्या को देखते हैं। विलियम उससे सच जानने के लिए उस करंट के झटके दे रहा होता है, पर इसकी वजह से वान्या को अपना बचपन याद आता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि हार्लन के अंदर भी वान्या की पावर आ चुकी होती हैं, क्योंकि वान्या ने जब उसे बचाने के लिए अपने माउथ से हवा पंप की थी तो उसकी पावर्स हार्लन में भी चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लायला को, जिसे ये सब पता चल चुका है कि डिएगो उसे धोखा देकर भाग गया है। अब हम डिएगो को देखते हैं, जो हर्ब के ब्रीफकेस की मदद से एलिसन के घर पहुंच जाता है और एलिसन को बताता है कि इस बार भी कयामत वान्या की वजह से आएगी, और वो सभी वान्या को रोकने के लिए एफबीआई की बिल्डिंग में जाते हैं।
वान्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब उसकी पावर वेव्स निकलने लगती हैं। डिएगो, एलिसन, क्लाउस और बेन के साथ FBI बिल्डिंग में पहुंचता है, पर वान्या की पावर्स काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो देखते हैं कि FBI के सारे ऑफिसर्स वान्या की पावर से मरे पड़े थे, पर फिर भी वान्या नहीं रुक रही होती है और यहीं पे एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज़ के सीज़न 2 के एपिसोड 9 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिसन, डिएगो और क्लाउस वान्या को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वान्या की पावर वेव्स की वजह से उनकी नाक से खून आने लगता है और वो तेजी से लड़ के गिर जाते हैं। तभी बेन वहां आता है और क्योंकि बेन तो एक भूत है, इसलिए वान्या की पावर्स का बेन पे कोई असर नहीं पड़ता और वो वान्या की बॉडी में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीसी हार्लन को देख के घबरा जाती है और कार्ल हार्लन को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है, पर सीसी को ऐसा लगता है कि अगर कार्ल हार्लन को डॉक्टर के पास ले गया तो कभी वापस नहीं मिल पाएंगे और इसलिए वो गन लेकर कार्ल को रोकती है। दोनों में झगड़ा होने लगता है और बंदूक हार्लन पे चल जाती है, लेकिन पावर्स की वजह से गोली रिफ्लेक्ट हो जाती है और कार्ल को लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लायला हैंडलर के पास जाती है और हैंडलर से ये बात छिपाती है कि डिएगो भाग गया है, पर हर ये बात पहले ही हैंडलर को बता चुका होता है। हैंडलर लायला से कहती है कि अब डील के हिसाब से लायला डिएगो को मारेगी, नहीं तो हैंडलर उसे कमीशन से निकाल देगी। हर्ब वहाँ खड़े होकर उस जार में झांकता है जिसमें एजे बंद होता है। हर्ब देखता है कि उस जार में 743 नंबर लिखा होता है और उसी नंबर की फाइल ढूंढने एक रूम में जाता है और उसे वो फाइल मिल जाती है और वो उसे लेकर बाहर निकल रहा होता है कि तभी लायला उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि डिएगो कहाँ पर है। हर्ब पूछता है कि क्या वो डिएगो को मार डालेगी, जिस पे लायला कहती है कि वो डिएगो से प्यार करती है और उसे नहीं मार सकती। हर्ब वो फाइल लायला को दिखाता है, जिसे देखकर लायला रोने लगती है और हैंडलर के पास जाती है और कहती है कि उसे पता चल गया है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। हैंडलर ये सुन के लायला को मारने ही वाली होती है कि लायला 5 का और एजे का नाम लेती है। हैंडलर डिएगो को मारने के लिए लायला को भड़का देती है और लायला डिएगो को मारने के लिए निकल पड़ती है और हैंडलर एजे, जो कि एक छोटी मछली है, उसको खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ 5 अपने से बड़े 5 के साथ ब्रीफकेस के लिए लड़ता है और उसे गन पॉइंट पे रखकर उस पोर्टल से 2019 में जाने को कहता है और सही कैलकुलेशन बताता है, पर तभी बड़ा 5 ब्रीफकेस को भी लेकर भागने लगता है, जिस पे लूथर बड़े 5 को एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो 2019 में चला जाता है, पर ब्रीफकेस टूट जाता है और उनका वापस जाने का प्लान फिर से फेल हो जाता है। तभी वो रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं कि प्रेसिडेंट कैनेडी आ रहे हैं और ये सुनकर 5 और लूथर वहीं पास में खड़े होकर कयामत के आने का और अपने मरने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब हम वान्या को देखते हैं, जिसके अंदर बेन घुसा हुआ है और बेन उसे शांत होने को कहता है। बेन उसे बताता है कि अगर वो शांत नहीं हुई तो फिर से उसकी वजह से कयामत आ जाएगी। वान्या को खुद पे बहुत पछतावा होता है और वो बेन के गले लग जाती है। वो देखती है कि बेन की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और बेन उसे बताता है कि अब उसके जाने का टाइम आ गया है। बेन वान्या को क्लाउस के लिए एक मैसेज देता है और हमेशा के लिए चला जाता है। अब वान्या का गुस्सा शांत हो जाता है और वो डिएगो के पास जाती है। क्लाउस कहता है कि ये बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई, इसका मतलब अब कयामत रुक गई है, पर डिएगो बताता है कि कयामत नहीं आएगी, पर प्रेसिडेंट कैनेडी की मौत गोली लगने से होगी। और तभी खिड़की से उसे रेजिनल्ड दिखाई पड़ते हैं, जो अपने अम्ब्रेला के साथ खड़े होते हैं। डिएगो तेज़ी से उनकी तरफ जाता है और उसे ज़मीन पे गिरा देता है, लेकिन ये रेजिनल्ड नहीं होता है। तभी गोली चलती है और प्रेसिडेंट कैनेडी की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम रेजिनल्ड को देखते हैं, जो कि अपने ग्रुप के लोगों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उसे बिना बताए कैनेडी को क्यों मारा। ग्रुप का एक मेंबर कहता है कि कैनेडी को मारना ज़रूरी था और जब वो सत्ता में आएगा तो रेजिनल्ड के मून डार्क साइड रिसर्च पे काम करेगा, पर तब तक रेजिनल्ड को टेक्नोलॉजी की जानकारी उसे देनी होगी, जिसकी मदद से वो रशिया को हराएगा। रेजिनल्ड ग्रुप छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि वो उन्हें अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं देगा, जिस पे वो आदमी कहता है कि अगर रेजिनल्ड ने ऐसा किया तो सभी को बता देगा कि रेजिनल्ड सच में कौन है। उसकी ये बात सुनकर रेजिनल्ड वापस आता है और अपना मुखौटा उतारता है। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना होता है।
और यहाँ हमें पता चलता है कि रेजिनाल्ड एक एलियन है और वो ग्रुप के सभी मेंबर्स को मार डालता है। अब हम हैंडलर को देखते हैं जिसके पास टाइम एनालिसिस रूम से कॉल आती है और वो उस रूम में जाती है। वहाँ बैठा ऑफिसर हैंडलर को हार्लन को दिखाता है, जिसे देखकर हैंडलर ऑफिसर से पूछती है कि क्या यह खबर किसी को पता है, जिस पे वो कहता है कि नहीं, और फिर ऑफिसर के सीने में चाकू मार देती है जिससे उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। हैंडलर एक कॉल करती है और कहती है कि सारे एजेंट्स को बुला लो, हमें जंग के लिए जाना है। अब हम सीसी का फार्म हाउस देखते हैं जिसमें काफ़ी तेज़ी से वेव्स निकल रही होती हैं जो वान्या के गुस्सा होने पर निकलती हैं, और यहाँ हमारा 9th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट्सअप गाइज, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में 2006 का सीन दिखाया जाता है जहां वान्या के अलावा सभी को एक मिशन पर भेजा गया होता है, पर इस मिशन में बेन की मौत हो जाती है और रेजिनाल्ड बाकी सभी को बेन की मौत का जिम्मेदार बताता है और वहां से चला जाता है। सभी के जाने के बाद क्लाउस अपनी पावर्स का यूज़ करके बेन के भूत को बुलाता है। बेन कहता है कि वो वापस नहीं जाना चाहता और वो क्लाउस के साथ रहने लगता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां टीवी में सभी को रशियन जासूस और प्रेसिडेंट का हत्यारा बताया जाता है, जबकि 5 को एक हॉस्टेज बताया जाता है। तभी वान्या को सीसी का कॉल आता है। सीसी वान्या को हार्लन के बारे में बताती है। वान्या अपने भाइयों से मदद करने को कहती है पर सभी मना कर देते हैं और वान्या को अकेले ही जाने को कहते हैं। वान्या अपनी कार में आकर बैठती है, जिसके बाद क्लाउस भी आकर कार में बैठ जाता है। वान्या बताती है कि बेन ने जाने से पहले क्लाउस के लिए मैसेज दिया है कि बेन को रोशनी में जाने से डर लगता था और इसलिए वो क्लाउस के साथ था, पर अब उसका टाइम ख़त्म हो गया और वो जा रहा है। क्लाउस वान्या के साथ जाने को कहता है पर वान्या कहती है कि वो अकेले चली जाएगी, पर तभी डिएगो, एलिसन, 5 और लूथर भी आके कार में बैठ जाते हैं और अब सभी सीसी के घर जाने के लिए निकलते हैं। पर वान्या की कार के पीछे वो स्वीडिश बंदा एलेक्स भी आ जाता है। वान्या सीसी के फार्म पर पहुंचती है जहां सभी देखते हैं कि हार्लन की पावर्स की वजह से वहां बहुत बर्फ गिर रही होती है। वान्या हार्लन को शांत कराती है। तभी क्लाउस की नज़र दूर खड़े हैंडलर और लायला पे पड़ती है। डिएगो और 5 बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। हैंडलर कहती है कि 5 ने कमीशन के मेंबर्स को मारा है और वो 5 को मारने आई है। डिएगो कहता है कि हम 6 लोग हैं और तुम 2 हो, तुम हमें कैसे मारोगी। पर तभी हैंडलर एक चुटकी बजाती है और तभी वहाँ कमीशन के सैकड़ों मेंबर्स गन के साथ आ जाते हैं और हैंडलर के इशारा करते ही उन पे गोली चलाने लगते हैं। डिएगो अपनी पावर से बुलेट को कार पे रिफ्लेक्ट करा देता है जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है, पर कमीशन के मेंबर्स लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए 5 सभी को भागने के लिए कहता है। पर तभी वान्या बाहर आती है और अपनी पावर का यूज़ करके कमीशन के सारे मेंबर्स को एक झटके में मार देती है, लेकिन हैंडलर और लायला को कुछ नहीं होता, जो कि बहुत ही एपिक सीन था। अब हम देखते हैं कि लायला के पास भी वान्या की जैसे ही पावर्स हैं और अब वो पावर्स का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वान्या फार्म हाउस में जा गिरती है। तो वहीं डिएगो का पैर ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। लूथर घर के अंदर जा गिरता है और वो 5 से पूछता है कि लायला इन पावर्स का यूज़ कैसे कर रही है। तभी 5 देखता है कि लूथर पे दीवार गिरने वाली होती है। 5 लूथर को धक्का देता है जिससे दीवार 5 के ऊपर ही गिर जाती है और वो दीवार के नीचे दब जाता है। लूथर 5 को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ लायला आ जाती है और लूथर लायला से पूछता है कि वो ये सब कैसे कर रही है, जिस पे लायला कहती है कि अगर खुद पे विश्वास हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और अब वो लूथर को एक पंच मारती है और लूथर घर के बाहर जा गिरता है। एलिसन लूथर की मदद कर रही होती है कि तभी लायला एलिसन पर भी अटैक कर देती है। एलिसन अपनी पावर्स का यूज़ लायला पे करना चाहती है, पर लायला उसकी ही पावर्स उसके ऊपर यूज़ कर देती है कि मैंने ये अफवाह सुनी है कि एलिसन का दम घुटने लगेगा, जिससे एलिसन सांस नहीं ले पाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। लूथर एलिसन को माउथ से पंप करता है जिससे एलिसन बच जाती है और अब वो दोनों डिएगो की मदद करने के लिए जाते हैं। अब लायला और 5 की फाइट होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि लायला 5 की भी पावर्स का यूज़ कर सकती है और वो 5 को एक पेन से मारकर ज़मीन पे गिरा देती है। 5 लायला से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पे लायला उसे बताती है कि 5 ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और वो इसलिए 5 को मारना चाहती है।
फाइव लायला से कहता है कि वो बस कमीशन का काम कर रहा था और लायला के पेरेंट्स को मारने का ऑर्डर भी हैंडलर ने ही दिया था, जिस पे लायला को विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ बाकी सभी आ जाती हैं। डिएगो लायला से बताता है कि फाइव सच कह रहा है, लायला के अंदर ये पावर्स हैं क्योंकि वो अपने अपोनेंट की स्किल्स को कॉपी कर सकती है और हैंडलर बस लायला का यूज़ कर रही है। वो बताता है कि लायला का भी जन्म 1 अक्टूबर 1989 को हुआ था और वो भी उनकी फैमिली है। तभी वहाँ हैंडलर आती है और उन सभी पे गोली चला देती है, जिससे लायला को छोड़कर बाकी सभी मर जाते हैं। लायला हैंडलर से पूछती है कि क्या फाइव सच कह रहा था, जिस पे हैंडलर उससे कहती है कि अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, जिससे लायला समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को हैंडलर ने ही मरवाया था और वो हैंडलर पे अटैक करती है, पर हैंडलर गोली चला देती है, जिससे लायला भी मर जाती है। फाइव अभी भी जिंदा होता है और हैंडलर उसे भी मारने ही वाली होती है कि वो स्वीडिश बंदा एलेक्स हैंडलर पर गोली चला देता है, क्योंकि हैंडलर की वजह से उसके दोनों भाइयों की मौत हुई थी। एलेक्स फाइव को भी मारने वाला होता है, पर वो बिना फाइव को मारे वहाँ से चला जाता है। फाइव को अपने डैड की बात याद आती है, जो कि उसे पलों में टाइम ट्रैवल करने को कहते हैं। अब फाइव टाइम ट्रैवल करके उस मोमेंट पे पहुंचता है जहां डिएगो लायला को समझा रहा होता है। अब फाइव को फ्यूचर पता होता है, इसलिए हैंडलर के अंदर आते ही फाइव उसे गन छीन लेता है। लायला हैंडलर से सच्चाई पूछती है, पर तभी एलेक्स हैंडलर को मार डालता है। लूथर लायला को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर डिएगो उसे पकड़ लेता है और लायला वहाँ से भाग जाती है। लूथर डिएगो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पे डिएगो कहता है वो लायला से प्यार करता है। अब एलेक्स वहाँ से चला जाता है और एक बार फाइव अपनी पावर्स की मदद से फैमिली को बचा लेता है। तभी वहाँ हर्ब और एक कमीशन के मेंबर आती है। हर्ब बताता है कि अब उसे कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। फाइव हर्ब से एक ब्रीफकेस मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ घर जा सके। हर्ब फाइव को ब्रीफकेस दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब एलिसन जाने से पहले रेमंड को एक लेटर लिखती है और लूथर भी अपने बॉस को कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस कॉल नहीं उठाता। वान्या सीसी को अपने साथ चलने को कहती है, पर सीसी कहती है कि वो अब हार्लन को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो वान्या के साथ नहीं जाएगी और हार्लन को कार से लेकर चली जाती है। और हार्लन कार में बैठकर एक टॉय बर्ड खेल रहा होता है, पर वो उसे अपनी हथेली के ऊपर ही उड़ा रहा होता है, क्योंकि शायद अभी भी उसमें वान्या की पावर्स बची हुई हैं। अब सभी टाइम ट्रैवल करके कयामत के अगले वाले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2019 को अम्ब्रेला एकेडमी में पहुंचते हैं। वो ड्रिंक्स करने जा रहे होते हैं और उन्हें दीवार पर बेन की बड़ी सी फोटो लगी दिखती है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहाँ रेजिनल्ड दिखाई देती हैं। रेजिनल्ड कहता है, मुझे पता था तुम सभी ज़रूर आओगे, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पे लूथर जवाब देता है कि हम अपने घर अम्ब्रेला एकेडमी में आए हैं, लेकिन रेजिनल्ड कहता है कि अम्ब्रेला एकेडमी नहीं बल्कि स्पैरो एकेडमी है। और तभी और 6 लोग पीछे से आते हैं, जिनमें से बस एक चेहरा दिखाई देता है और वो था बेन का। और यही हमारा सीज़न 2 एक नए सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।